Hello everyone, I welcome you all. Now in this revision lecture I shall be talking about the chapter Income from Salaries. Now this chapter Income from Salaries is a very important chapter in the CA Inter. बहुत सारे लोग इंटर की पढ़ाई चालू करते हैं, सैलरी हेड पर आते हैं और इंटर का पढ़ाई का एक बहुत सब्सटैंशियल डिस्कशन, उनका बहुत सब्सटैंशियल टाइम वो सिर्फ सैलरी हेड के ऊपर डिवोट करते हैं। सैलरी हेड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, कई सारे बेनिफिट्स जो एसएससी को मिलते हैं, एम्प्लॉय को मिलते हैं जॉब करके, वो सारे बेनिफिट्स की बात आती है और उनका बेनिफिट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा उतना याद रखना, सही अप्लाई करना, कब क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने क्या कोशिश की इस रिवीजन लेक्चर में कि उस पूरे सब्जेक्ट को बहुत क्रिस्प वे में, बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाऊं और एड्रेस करूं। और द नोट्स विच आर अवेलेबल हियर, उस नोट्स में भी ये सब चीज़ें बहुत समराइज्ड वे में हैं ताकि बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत शॉर्ट में हमको सारी बातें पता चल सकें। हमको कुछ मिस नहीं करना है, बातें सारी याद रखनी है, पर हमको समराइज्ड वे में सारी बातें याद रख सकें, उस हिसाब से ये नोट्स की ड्राफ्टिंग की गई है। तो without any further thing, I'll just move into the discussion of salary. Salary head में Income Tax Act में section 15 to 17 of the Income Tax Act, it deals with the income under the head salaries. केवल 3 sections हैं, section 15, 16 and 17. उसके अलावा इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रूल 3 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, जिसको कहते हैं परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स। तो सैलरी का सारा डिस्कशन इसी सेक्शंस और इसी रूल्स के अंतर्गत आता है। अब किसी भी हेड ऑफ इनकम में दो ही चीज़ें होती है ब्रॉडली, एक होता है चार्ज, दैट इज इस हेड में टैक्स कब लगेगा, और दूसरा होता है कंप्यूटेशन, अगर टैक्स लगेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो पहली चीज़ जहाँ तक बात आती है चार्ज, सैलरी हेड में कब टैक्स लगेगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज। तो सैलरी हेड में चार्ज लगने की प्री कंडीशन है दैट देयर हैज टू बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देन द इनकम वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये तो चार्जेबिलिटी की बात हो गई। दूसरी बात होती है कंप्यूटेशन, सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो सैलरी हेड का जो फाइनल फिगर है जिस पे टैक्स लगता है वो कहलाता है नेट सैलरी। नेट सैलरी पे टैक्स लगता है। नेट सैलरी के कैलकुलेशन के लिए ये एक बहुत ही ब्रॉडर व्यू में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आएगा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सैलरी शब्द की डेफिनेशन दी गई है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को सैलरी में इंक्लूसिवली कवर किया गया है, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे हमारे डिस्कशन में। फिर कई सारे अलावेंसेस टैक्सेबल होते हैं, कई सारे अलावेंसेस एग्जम्प्ट भी हो जाते हैं, तो अलावेंसेस से संबंधित एक बात हो जाएगी। फिर परक्विजिट्स से रिलेटेड कुछ बातें हो जाएगी, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जॉब करने से मिलते हैं उनके बारे में बात आती है। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, जॉब करने से हमको और कोई बेनिफिट मिलता है, दैट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। एंड सर्टन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब व्यक्ति जॉब छोड़ता है उससे संबंधित रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन सब का हम टोटल करते हैं तो आ जाता है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं सेक्शन 16 के डिडक्शंस और ये माइनस करने के बाद आता है नेट सैलरी। तो सैलरी हेड में ब्रॉडली दो ही चीज़ें पढ़नी अपने को, एक तो है चार्ज, सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा, और दूसरा है कंप्यूटेशन, नेट सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो यहाँ कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं चार्जेबिलिटी, सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा, दैट इज द चार्ज। अब सैलरी हेड में टैक्स लगने की जो बेसिक कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है, वो है देयर हैज टू बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। दैट इज देयर इज अ पर्सन हु वर्क्स अंडर द कमांड ऑफ अनदर पर्सन, देयर इज एन एम्प्लॉयर, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली द एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो व्हाट इज सेड, उन्होंने क्या कहा वो करना है, बल्कि ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि उसको कैसे करना है। तो क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीज़ों का इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है
तब हम कह सकते हैं प्रिसाइजली कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। एंड उसका कोई प्रिसाइज वाटर टाइट टेस्ट तो हो नहीं सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। गिवन सर्कमस्टेंसेस में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं, वो डिपेंड करता है। कुछ टिपिकल केसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं नोट्स में, जहाँ पे कोर्ट्स ने कहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और कुछ केसेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी और एमएलए आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। इलेक्शन की प्रोसेस के जरिए पब्लिक उनको अपॉइंट करती है। दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए, उनको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट से वो उनके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। दूसरी चीज आती है होटल में जो वेटर को टिप मिलता है। होटल में जो वेटर को सैलरी मिलती है वो तो सैलरी हेड में जाती है, जो उनके एम्प्लॉयर होटल जो अपने वेटर को देती है वो तो सैलरी है। पर वहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो जो वेटर को पेमेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली द टिप्स गिवन बाय द होटल टू द वेटर्स, द टिप्स गिवन बाय द कस्टमर्स टू द वेटर्स। वो टिप जो है दैट इज नॉट फॉलिंग अंडर द हेड सैलरीज। टिप इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टैक्सेबल सब है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं अपन। क्वेश्चन ये है कि कहाँ टैक्सेबल है, तो टिप जो मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं आती है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे वो लिखा हुआ है रॉयल्टी। तो जो ऑथर होते हैं उनको किताब लिखने के लिए जो रॉयल्टी मिलती है, उन्होंने कोई किताब लिखी तो जो पब्लिशर है, जो किताब छापने वाला है, पब्लिशर ऑथर को एक पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को पॉपुलरली कहा जाता है रॉयल्टी। तो वो जो रॉयल्टी है दैट इज अगेन अ प्रोफेशनल इनकम। इट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट विल नॉट बी इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो ये भी एक छोटी सी बात यहाँ पर याद रखने की है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर आती है कि डायरेक्टर का क्या ट्रीटमेंट होता है। कंपनी के डायरेक्टर को जो पैसा मिलता है कंपनी से, उसका क्या। तो कंपनी के डायरेक्टर को जो पैसा मिलता है उसका कंसेप्ट समझिए। कंपनी के डायरेक्टर को कई बार सैलरी भी मिल सकती है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अक्सर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो पेमेंट होती है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, जिनको मीटिंग अटेंड करने की फीस मिलती है, सिटिंग फीस मिलती है, तो उनकी जो इनकम होती है दैट इज टैक्सेबल एज अ प्रोफेशनल इनकम और मे बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो डायरेक्टर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सैलरी हेड अट्रैक्ट होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो या तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है या बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल है। उसके अलावा अगली चीज आती है गवर्नमेंट अपने लॉयर्स को जो पैसा देती है केस लड़ने के लिए, गवर्नमेंट अपने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को जो पैसा देती है, तो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को जो पैसा मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। एडवोकेसी करना एक प्रोफेशन है, तो गवर्नमेंट लॉयर्स को जो पैसा मिलता है एडवोकेसी करने का दैट इज देयर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये छोटी सी बात आती है। उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हैं जहां पर कोर्ट्स ने कहा कि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अब पहला पॉइंट यहां पर लिखा गया है पार्ट टाइम प्रोफेसर। यहां पे मैं दो चीजों को एड्रेस करता हूं। सबसे पहला जॉब होता है, भले ही वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। तो जो लोग पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं उनको भी जो कॉलेज से मिलता है वो सैलरी है, और जो फुल टाइम टीचर्स होते हैं उनको भी जो कॉलेज से मिलता है वो सैलरी है। तो एक तो ये इशू है कि पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट है और इनकम में भी टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। दूसरी चीज यहां पर मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेसर एंड अ गेस्ट फैकल्टी। प्रोफेसर बेसिकली वो व्यक्ति है जो कॉलेज में जिसका रजिस्ट्रेशन है, और मतलब हम कह सकते हैं वो अपॉइंटेड है एज अ प्रोफेसर, और कॉलेज उसको रेम्यूनरेशन देता है। रेम्यूनरेशन इस प्रकार से देता है कि आपको इतने घंटे कॉलेज आना है, और जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली प्रोफेसर का अरेंजमेंट अलग होता है जहाँ पे एक फिक्स रेम्यूनरेशन का पैटर्न होता है।
जबकि गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है, वो किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स। उनका रोल कॉलेजेस में बहुत लिमिटेड होता है, उनको बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर स्टूडेंट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उनको कोई टेस्ट वेस्ट भी वो लोग कंडक्ट नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो लोग तो बस अपना कॉलेज में जाके एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली वो सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं विद देयर एक्सपीरियंस। तो वो होते हैं गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी का जो रेम्यूनरेशन होता है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इट मे बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गेस्ट फैकल्टी एक अलग चीज है, उसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन अदर सोर्सेज में जाएगी, जबकि प्रोफेसर जो हैं उनकी इनकम जो है वो सैलरी हेड में जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव बोनस, अभी ये जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू LIC। तो जो LIC या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके केस में क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर बेसिकली उन्हीं के एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे LIC है उन्हीं का एक एम्प्लॉय है डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर को जो इंसेंटिव बोनस वगैरह मिलते हैं वो भी सैलरी हेड में जाएंगे क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है। जबकि LIC वगैरह में एजेंट्स भी होते हैं जो पॉलिसी बेचते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं वो एजेंट की जो सैलरी है, एजेंट का जो रेम्यूनरेशन है वो उनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होगी। तो डेवलपमेंट ऑफिसर भी पॉलिसी बेचते हैं, LIC एजेंट भी पॉलिसी बेचते हैं, पर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में नहीं जाएगी। डेवलपमेंट ऑफिसर की जो इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगी। वो इनफैक्ट उनको जो पैसा मिल रहा है वो रेम्यूनरेशन हो या इंसेंटिव बोनस हो, डेवलपमेंट ऑफिसर को जो भी मिलेगा वो सैलरी हेड में जाएगा। जबकि एजेंट्स की जो इनकम होगी दैट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और मे बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको अभी टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है, हो सकता है कि उस पर कोई करप्शन का चार्ज हो, फ्रॉड का चार्ज हो, तो उसको टेम्परेरीली ऑर्गेनाइजेशन में सस्पेंड किया है। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसको ऑर्गेनाइजेशन में टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है तो उसको जो सस्पेंशन के समय मिलता है वो पैसा जो है वो भी सैलरी हेड में जाएगा, क्योंकि उस समय भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ड्यूरिंग सस्पेंशन भी जो पैसा मिलता है दैट गोज अंडर द हेड सैलरीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि सैलरी हेड कब अट्रैक्ट होगा। एक दो बातें और मैं बता देता हूँ। सैलरी कब टैक्सेबल होगी, तो सैलरी का ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी इज ईयर ऑफ रिसिट और व्हेन द सैलरी इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल वी हैव। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो हमको सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए विच एवर इज अर्लियर। अब रिसीव तो जब होगी तब होगी। ड्यू के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक एस्पेक्ट है जो हमको याद रखना चाहिए। सैलरी कब ड्यू होती है, तो इट में बी ड्यू ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, इट में बी ड्यू ऑन अ डेली बेसिस। जैसे वेजेस होती है तो इट में बी ड्यू ऑन अ डेली बेसिस, इट में बी ड्यू ऑन अ मंथली बेसिस, इट में बी ड्यू ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस। फिर अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, सैलरी इज ड्यू ऑन अ मंथली बेसिस, जो अपन रियल लाइफ में देखते हैं। तो मंथली भी कब ड्यू होती है, सैलरी में भी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो सकती है, या हो सकता है कि सैलरी में भी ड्यू ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल की सैलरी 1 मई को ड्यू हो सकती है, या अप्रैल की सैलरी 5 मई को ड्यू हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा एस्पेक्ट है। अक्सर एग्जाम में हमारा प्रिजम्पशन ये रहता है कि सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू है, ऐसा हमारा प्रिजम्पशन रहता है। पर कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो सकता है कि सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है। उस केसेस में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी देखो, जैसे किसी ने जनवरी में ज्वाइन किया तो उसकी जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को ड्यू होगी, फरवरी की सैलरी 1 मार्च को ड्यू होगी, और मार्च की जो सैलरी है वो अगले साल 1 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी। तो उसको इस साल से 2 महीने की ही सैलरी ड्यू हुई ना, जनवरी की सैलरी और फरवरी की सैलरी 2 ही महीने की सैलरी ड्यू हुई। मार्च की सैलरी तो अप्रैल में जाके ड्यू हुई, तो उसको 2 महीने की सैलरी पे ही टैक्स लगेगा ना। ऐसे ही पैकेज जब चेंज हो जाएगा तो पुराना पैकेज कितने महीने का देखना है अपने को, नया पैकेज कितने महीने का देखना है, ये सब कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू सी कि सैलरी किस बेसिस पे ड्यू होती है। प्रिजम्पशन एज सच इज आखिरी दिन ड्यू होती है, मंथ के लास्ट डे पर सैलरी ड्यू होती है, बट समटाइम्स इट मे बी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
अब अगर सैलरी फॉरेन करेंसी में रिसीव होती है, हालांकि ये एग्जाम पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ कि सैलरी अगर फॉरेन करेंसी में ड्यू होती है तो उसको इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। तो टीटी बाइंग रेट लगाकर हम सैलरी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टीटी बाइंग रेट के हिसाब से सैलरी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है सो एज टू असर्टेन कि सैलरी इस साल हमारी कितनी ड्यू हुई है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है मीनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। अब यहां से हम कंप्यूटेशन पे आ गए। चार्जेबिलिटी के बारे में हमने बात की कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। फिर टाइमिंग की बात की, ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, और एक करेंसी कन्वर्जन की बात कर ली कि ठीक है फॉरेन करेंसी में है तो रुपी में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पर बेसिकली जो डिस्कशन है वो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमको 5 फिगर्स चाहिए। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, अलावेंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और आखिरी कंपोनेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो सबसे पहले कंपोनेंट पर मैं आपको ले जा रहा हूं, दैट इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। इन अदर वर्ड्स इट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, इसके अंतर्गत सैलरी की डेफिनेशन दी गई है इंक्लूसिवली। सैलरी इज डिफाइंड इंक्लूसिवली, ऐसा लिखा है सैलरी इंक्लूड्स। तो कॉमन सेंस में जो सैलरी है वो तो है ही, उसके अलावा इन चीजों को भी सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा करके दिया हुआ है। अब बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर लिखे गए हैं, उनमें से सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स हम एड्रेस कर लेते हैं जो सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूसिवली कवर किए गए हैं। पहला पॉइंट है अरियर्स ऑफ सैलरी। तो अगर कोई को पुरानी सैलरी मिलती है, पुरानी सैलरी इन द सेंस कि जैसे वो 10 साल से जॉब कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, उसकी मांग है कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, और आज जाके उसकी सैलरी बढ़ा दी गई बैक डेट से, तो उसको पिछले 3 साल का, 2 साल का, 10 साल का अरियर्स मिला है। मतलब उसकी सैलरी पुराने समय से बढ़ गई, तो पुराने समय का जो उसको अमाउंट मिला है अरियर्स कहलाता है वो। तो अरियर्स जो है वो अरियर्स टैक्सेबल होगा, डेफिनेटली टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। तो अरियर्स जब भी रिसीव होगा उस साल वो टैक्सेबल होगा। अगर किसी को सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो वो टैक्सेबल होगी जब उसको सैलरी मिल गई, एडवांस जब रिसीव हो गया, क्योंकि हमने बेसिक लॉ देखा ना, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर उसको एडवांस सैलरी मिल गई तो एडवांस में जब सैलरी मिली तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक ये पॉइंट दिया गया है सैलरी फोरगॉन। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से सैलरी फोरगो कर देता है, वो कह देता है इस महीने मुझे सैलरी नहीं चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कोई बड़ी कंपनीज में, जब बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कोई कंपनी लॉसेस में है, ऐसी परिस्थिति में अक्सर होता है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी त्याग देता है। वो कहता है ठीक है 1 महीने की सैलरी में छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी बहुत लॉस चल रहे हैं, ठीक है कोरोना वायरस आ गया, चलो 2 महीने की सैलरी में त्याग देता हूँ। तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर कोई अपनी सैलरी फोरगो कर देता है तो भी उसे सैलरी पे टैक्स लगेगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज देयर। इफ अ पर्सन फोरगोज हिज सैलरी स्टिल दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये बेसिक रूल है। इसमें एक एग्जम्पशन दिया है, हालांकि आज के समय वो रेलेवेंट नहीं है। वो 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर था और इंडिया में बहुत प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, तो कई लोगों ने अपनी सैलरी जो थी वो डोनेट कर दी थी। तो उस समय जिन्होंने वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के अंतर्गत सैलरी सरेंडर की थी 1961-62 में, उस समय वो चीज़ एग्जम्प्ट थी। बाकी एज ए जनरल प्रिंसिपल सैलरी अगर कोई फोरगो कर देता है तो सैलरी फोरगोन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी फोरगोन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो इफ यू फोरगो इट यू हैव टू पे द टैक्स, एक्सेप्ट दैट वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, उसमें 1961-62 में एग्जम्पशन होगा, आज नहीं है। फिर अगली चीज आती है पार्टनरशिप फॉर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिलती है। पार्टनरशिप फॉर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो दैट इज अनदर सिंपल थिंग विच इज देयर। पार्टनरशिप फॉर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल होती है, वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है। बिजनेस हेड में भी ऐसा दिया हुआ है। अगला पॉइंट आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है, प्रोफेशनल टैक्स कहें उसे, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कहें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहें, क्वेश्चन में कुछ भी नाम से दिया हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अगर ये टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है
अगर ये टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो यह सैलरी में इंक्लूड होगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज अ बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला तो एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर ने अगर इसे पे किया है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। हालांकि ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद में इसको माइनस कर देते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो अपन ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं, और ग्रॉस सैलरी के लिए आपको पता है कि प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एडेड इन द सैलरी। एक ये पॉइंट दिया है टैक्स फ्री सैलरी। इसका बेसिक थीम ये है कि अगर सैलरी पे टैक्स एम्प्लॉयर भर देता है तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो मान लो एम्प्लॉयर सैलरी 10 लाख रुपए की देता है, वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है ही, पर उस 10 लाख पे अगर 1 लाख का इनकम टैक्स बनता है और वो 1 लाख भी एम्प्लॉयर भर देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो 1 लाख भी टैक्सेबल होगा। कुल मिला के एम्प्लॉय के हाथ में अब 11 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। सो दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव, दैट द टैक्स फ्री सैलरी, or in other words tax paid by the employer is taxable under the head salaries। हालांकि इसमें एक एग्जम्पशन है कि जो परक्विजिट्स पे टैक्स बनता है अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो फिर वो टैक्स सैलरी हेड में इंक्लूड नहीं होगा। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10(10)(c). 10(10)(c). तो एज पर दिस सेक्शन 10(10)(c) tax on non-monetary perquisite paid by the employer is exempt. It is not taxable in the hands of employee. Employer ने perquisites पर अगर tax पे कर दिया तो वो taxable नहीं है under the head salaries। Employer जो dearness allowance पे देता है employee को, dearness allowance मतलब हिंदी में कहें तो महंगाई भत्ता। तो employer जो dearness allowance दे रहा है employee को, that is not taxable under the head salaries। dearness allowance दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक होता है कंडीशनल डियरनेस अलाउंस। कंडीशनल डियरनेस अलाउंस इज अ डियरनेस अलाउंस विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको अलग अलग नाम से क्वेश्चन में दिया जा सकता है। कंडीशनल डियरनेस अलाउंस कई बार ऐसा लिखा जा सकता है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। कई बार लिखा जा सकता है डियरनेस अलाउंस पेएबल इन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार ऐसा लिखा जा सकता है डियरनेस अलाउंस विच इज कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। किसी भी नाम से दिया जाए, बात इतनी सिंपल है कि डियरनेस अलाउंस कंडीशनल है। ठीक है, उन्होंने कहा डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, या कहा डियरनेस अलाउंस इज पेएबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या कहा डियरनेस अलाउंस इज कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। किसी भी नाम से कहा, ये कंडीशनल डियरनेस अलाउंस है। कंडीशनल डियरनेस अलाउंस हो या अदर डियरनेस अलाउंस हो, दोनों टैक्सेबल हैं। खास बात यह है कि कंडीशनल डियरनेस अलाउंस कुछ पर्पसेस के लिए, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। कुछ एग्जम्पशंस वगैरह के कैलकुलेशन में सैलरी में डियरनेस अलाउंस वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन मतलब एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है। तो परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, क्योंकि वो लोग तो एम्प्लॉय थे नहीं। तो परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। एक और चीज है कि जो मिलिट्री फोर्सेज हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय, मतलब मिलिट्री जो है या सीआरपीएफ वगैरह है पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उनको ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय कई बार ऐसा होता है कि वो डिसेबल हो गए, कई बार उनकी डेथ हो गई, तो डिसेबिलिटी और डेथ पेंशन जो उनके परिवार वालों को या उनको मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है। पेंशन एज सच टैक्सेबल होती है, पेंशन एज सच टैक्सेबल होती है, पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, और मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय कुछ मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय अगर कोई डिसेबिलिटी होती है, उसके कारण पेंशन मिलती है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। जॉब करने में जो भी कमीशन मिलता है, एम्प्लॉयर ने जो भी कमीशन दिया, वो कमीशन फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, टर्नओवर पे बेस्ड हो, प्रॉफिट पे बेस्ड हो, प्रोडक्शन पे बेस्ड हो, कमीशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। जॉब करते समय जो बोनस मिलता है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट ओनली ऑन रिसिट बेसिस। तो दैट इज स्मॉल पॉइंट।
उसके बाद है सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। अगर कोई एम्प्लॉय ने नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद एम्प्लॉयर ने कहा भैया तुम एक काम करो 3 महीने की सैलरी ले लो और कल से ही मत आना, तो नोटिस पीरियड के दौरान और नोटिस पीरियड के बदले में जो भी पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, क्योंकि तब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एन्यूटी। एम्प्लॉयर जो किसी भी फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन करता है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन करता है, कोई भी रिटायरमेंट फंड में, जैसे पेंशन फंड हो, ग्रेचुटी फंड हो, या फिर प्रोविडेंट फंड हो, या स्टाफ वेलफेयर का कोई भी फंड हो, एम्प्लॉयर किसी भी रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। हालांकि एन्यूटी कंट्रीब्यूशन में कुछ एग्जम्पशंस भी हैं जो मैं आपको अभी बतलाता हूं। नाउ देखिए, 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर हैं रिगार्डिंग दी एन्यूटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। एक डिस्कशन है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, विच में बी अ पेंशन फंड, विच में बी अ ग्रेचुटी फंड। किसी भी प्रकार का सुपरएनुएशन फंड, दैट इज अ फंड विच इज फॉर रिटायरमेंट। तो सुपरएनुएशन फंड में जो है उसका टैक्सेशन यहाँ पर बताया है। अभी कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है तो उसमें टैक्सेशन 3 स्टेजेस पे देखा जाता है। इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते समय, रेगुलर इनकम कमाते समय और मैच्योरिटी के समय। तो जहां तक बात आती है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड मतलब इट इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं उसमें ऐसा होगा कि जब वो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उस फंड में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख रुपए साल तक एग्जम्प्ट है। 1.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो भी है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड में ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। ATC चैप्टर 6A में जो है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को मैं ऐसा कहता हूं कि एक बार तो सैलरी में जोड़ लो और फिर बाद में 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट माइनस कर दो। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन की जहां तक बात आती है उसका ATC में डिडक्शन दिया जा सकता है। इट शुड बी एन अप्रूव्ड फंड, दैट इज अ प्री कंडीशन। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम जो उस फंड पे होती है वो एग्जम्प्ट होती है। और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, विड्रॉवल पे, मतलब जब फंड की मैच्योरिटी होती है, विड्रॉवल होता है, तो मैच्योरिटी या विड्रॉवल पे जो पैसा मिलेगा वो एज सच टैक्सेबल होता है। पर एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। एज पर दिस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 व्हाट हैपेंस इज, जो भी मैच्योरिटी या विड्रॉवल का पैसा है वो अगर रिटायरमेंट के समय मिले या डेथ के समय मिले तो एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा। ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि एक चीज मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि बहुत सारे जो भी सुपरएनुएशन फंड्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी पे जो मिलता है उसका टैक्सेशन अलग से इनकम टैक्स में दिया गया है, अलग से उनसे संबंधित एग्जम्पशंस है जो अपने को डिस्कस करना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले हेड में, जैसे ग्रेचुटी है या है ना, उनके बारे में अलग से हमको बात करनी है। अब हम आते हैं अबाउट द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का टैक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोविडेंट फंड को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग तरह के फंड में। 4 बेसिक फंड्स होते हैं। आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड इज अ फंड जहां पर बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उस फंड का कि एम्प्लॉय जिस दिन रिटायर होगा उस दिन उसके पास सफिशिएंट सेविंग्स होनी चाहिए ताकि वो अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर सके। तो दैट इज द आइडिया। तो अब सुपरएनुएशन के लिए जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है या लोकल अथॉरिटीज के केस में होता है, रेलवेज के केस में होता है, यूनिवर्सिटीज के केस में होता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके केस में होता है। यहाँ पर अगेन 3 चीजें हैं। जब फंड में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, रेगुलर इनकम होगी और मैच्योरिटी। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड इज एग्जम्प्ट, मतलब उसको सैलरी में जोड़ेंगे नहीं। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना भी हो उसको सैलरी में नहीं जोड़ेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा।
रेगुलर इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है, और मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलेगा विड्रॉवल के समय वो भी एग्जम्प्ट है। हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली कहते हैं कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वो होता है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट है, रेगुलर इनकम भी एग्जम्प्ट है, और मैच्योरिटी भी एग्जम्प्ट है। उसके बाद दूसरा प्रोविडेंट फंड आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो सबसे पॉपुलर प्रोविडेंट फंड है, जो बेसिकली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बेसिक फिलॉसफी है कि यह एक ऐसा फंड है जो इनकम टैक्स की नजर में रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है। इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा इसको अप्रूव किया गया बाय द CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब इस फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता है। सैलरी के यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल DA प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता है। 12% से ज्यादा जो पोर्शन है वो टैक्सेबल है, और एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलेगा। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट होती है, और मैच्योरिटी की जहां तक बात आती है उसमें यह है कि अगर जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं तो मैच्योरिटी पे जो मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, और जॉब करते हुए 5 साल नहीं हुए हैं तो मैच्योरिटी पे जो मिलेगा वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे 5 साल का एक कट ऑफ है, हम कह सकते हैं 5 साल के पहले अगर आपने जॉब छोड़ के पैसा विड्रॉ कर लिया तो टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। हालांकि उसमें भी एग्जम्पशन है कि 5 साल के पहले अगर आपने जॉब छोड़ा फॉर रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल, डेथ, डिसेबिलिटी, या फिर जॉब छोड़ के आपने दूसरा जॉब ज्वाइन किया जहां पर इस फंड का बैलेंस ट्रांसफर करा लिया, ऐसे कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं। उस केस में इवन इफ 5 साल में अगर आप ये पैसा विड्रॉ भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। अब उसके बाद अगली चीज आती है UPF, जिसको हम लोग कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको कई लोग URPF भी कहते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, और ये जो फंड होता है इसकी बेसिक थीम ये है कि ये इनकम टैक्स की नजर में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इनकम टैक्स वाले इसको नहीं मानते कि एक फंड है। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में ऐसा होता है कि कानून की नजर में क्योंकि ये फंड ही नहीं है, तो इसलिए लॉ कुछ इस प्रकार से है कि जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड है वो इनकम ही नहीं है एम्प्लॉय की, क्योंकि हम मान रहे हैं कि कोई फंड है ही नहीं। तो एम्प्लॉयर ने जो भी इस फंड में कंट्रीब्यूट किया एज सच वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, आज तो नहीं है टैक्सेबल। फिर उसके एम्प्लॉयज के खुद के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय कह रहा है मैंने फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया, पर कानून की नजर में कोई फंड नहीं है, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पर चैप्टर 6 से 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो कोई फंड ही नहीं है तो इनकम ही कहाँ हुई, तो रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट है। और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो जरूर से टैक्सेबल रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जीवन भर एम्प्लॉय के हाथ में कोई टैक्सेशन अराइज नहीं होगा, पर मैच्योरिटी पे जो लमसम पैसा मिलेगा वो जरूर से एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। उसका भी ब्रेकअप उन्होंने लॉ में दिया है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब जीवन भर का जो अक्रीशन है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जीवन भर का जो अमाउंट एम्प्लॉय को मिला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के नाम का, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का खुद का जो पैसा मिला खुद के कंट्रीब्यूशन का, वो एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो तो पहली टैक्स दे चुका है सैलरी पे, तो अब उसके लिए और कोई कुछ नहीं होगा। 80C नहीं मिला उसके ऊपर, ये बड़ी बात हो गई। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज था जीवन भर का जो मिला वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज था वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सबसे खराब फंड है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नहीं है, पर इसी की बात साथ में की जाती है, और वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली प्राइवेट फंड होता है, कोई भी अपना एक PPF अकाउंट खुलवा सकता है, और उसमें ये होता है कि खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर 80C का डिडक्शन मिलता है। रेगुलर जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है,
और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। तो ये फिलॉसफी अगेन हम लोग कहते हैं कि इट इज एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। अक्सर हम देखेंगे इनकम टैक्स में इंसेंटिव देने के लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट्स पर सरकार ऐसा ही प्रपोजल देती है, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन पर 80C दे दिया, रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट कर दी और मैच्योरिटी एग्जम्प्ट कर दी। ये एसपीएफ में भी किया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में भी किया, आरपीएफ में भी कुछ हद तक किया। उसमें लिमिट्स दे दी बस कि 12% ऑफ सैलरी तक ही अलाउड है और 5 साल हो गए जॉब करते हुए तभी आपको एग्जम्पशन है, तो वहाँ लिमिट्स दे दी, अदरवाइज तो वो भी एग्जम्प्ट है। ये हो गया अपना डिस्कशन का पहला सेगमेंट, ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन का पहला सेगमेंट, और वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। अब दूसरा सेगमेंट जो आता है दैट इज अलावेंसेस। अलावेंसेस में मैं कुछ प्रिसाइज अलावेंसेस की ही बात करने वाला हूं अपने डिस्कशन में, ऐसे सारे अलावेंसेस की बात नहीं करने वाला हूं। अलावेंसेस क्या होता है उस कंसेप्ट को सुनो और समझो। इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इट इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। अलग अलग हेड्स में पेमेंट किया जाता है, महंगाई के लिए डियरनेस अलावेंस या यूनिफॉर्म का अलावेंस। तो इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इट इज गिवन, इट मे बी फॉर ऑफिशियल पर्पस, इट मे बी फॉर पर्सनल पर्पस। जैसे उन्होंने दिया यूनिफॉर्म अलावेंस तो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो गया, उन्होंने दिया हाउस रेंट अलावेंस तो पर्सनल पर्पस के लिए हो गया, किसी भी पर्पस के लिए दिया जा सकता है। और आखिरी बात, चौथी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि दिस इज गिवन ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस irrespective of actual expenditure. A monetary payment given by the employer to the employee for a particular expenditure. It is given for personal or official expenditure and it is given irrespective of actual expenditure. ये होता है basically allowance. All allowances are generally fully taxable. All allowances are fully taxable. मैं एक simple golden rule ये दे रहा हूँ कि जो भी allowance है एक बार तो उसे सैलरी में इंक्लूड कर लेना, एक बार तो उसको सैलरी में ऐड कर लेना, ठीक है, प्लस कर लेना, क्योंकि वो एज सच टैक्सेबल है। पर इनकम टैक्स में कुछ अलावेंसेस के लिए कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जनरली ऑल अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल बट ओनली सम अलावेंसेस हैव बीन मेड एग्जम्प्ट। उनमें से कुछ अलावेंसेस पूरी तरह से एग्जम्प्ट किए गए हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस, और कुछ अलावेंसेस पार्टली एग्जम्प्ट किए गए हैं, तो हम कहते हैं उसको पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंसेस। फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस जो हैं वो 4 हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो अलावेंस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। दूसरा है इंडियन एम्बेसीज वगैरह जो इंडिया के बाहर सर्व करते हैं उनको ओवरसीज अलावेंस जो मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। उसके अलावा यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं या कमिटी मेंबर्स हैं प्रेजेंट और पास्ट, यूपीएससी के प्रेजेंट और पास्ट कमिटी मेंबर्स और चेयरमैन, उनको जो अलावेंसेस मिलते हैं उनमें से कुछ नोटिफाइड अलावेंसेस फुल्ली एग्जम्प्ट हैं। और फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस के जो एफिलिएट्स है, यूएनओ और बहुत सारे उनके सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसेफ है, कई सारे हैं, उनके यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं इंडिया में, उनको जो अलावेंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, फिर उसके बाद आता है इंडियन एम्बेसीज वगैरह, उनको जो ओवरसीज अलावेंस मिलते हैं, यूपीएससी चेयरमैन, कमिटी मेंबर्स, पास्ट चेयरमैन, पास्ट कमिटी मेंबर्स, और यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएट्स को जो अलावेंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब आते हैं पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंसेस। पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंसेस वैसे काफी सारे, मैं उनमें से स्पेसिफिक कुछ अलावेंसेस की बात कर रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पसेस से। इनको हम 2 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। एक है एचआरए। एचआरए रिलेटेड अपनी इंडिपेंडेंट लंबी चौड़ी बात है तो उसको अलग रख देते हैं। उसके अलावा आते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में नोटिफाइड अलावेंसेस। एचआरए क्या होता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में आता है, तो इसलिए एचआरए को मैंने अलग कर दिया, सेक्शन ही अलग है उसका, 1013 है, जबकि नोटिफाइड अलावेंसेस 10 सबसेक्शन 14 में आते हैं तो उसको अलग कर दिया मैंने। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में जो अलावेंसेस एग्जम्प्ट है
उनको मैं 9 अलावेंसेस हैं, 9 अलावेंसेस काउंट करता हूँ, और उसमें भी मैं 2 कैटेगरी में उसको बांट रखा है। एक कैटेगरी है जो बेसिकली पर्सनल पर्पसेस के लिए है, आपको अलावेंस दिया पर्सनल पर्पस के लिए, तो आपको अलावेंस मिला, उसमें से एक स्टैंडर्ड फिगर उन्होंने कह दिया इतना एग्जम्प्ट है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आपको तो जितना आप है फिगर दिया हुआ है उतना एग्जम्प्ट है। ये 3 अलावेंसेस है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो जितना मिला वो टैक्सेबल है, पर एग्जम्प्ट है 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, जितना मिला वो टैक्सेबल है, पर उसमें से एग्जम्प्ट है 300 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 2 के लिए एग्जम्पशन, 2 से ज्यादा के लिए एग्जम्पशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस एज सच तो एग्जम्प्ट नहीं है, पर अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड, डेफ, डम या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है तो 3200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपको जितना मिला वो टैक्स कर दो, उसमें से 3200 रुपए तक का अमाउंट माइनस कर सकते हो। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको 150 रुपए मिले तो 150 ऐड कर दो, 100 माइनस कर दो, 60 रुपए मिले 60 ऐड कर दो, 60 माइनस कर दो, ठीक है ना। कुछ अलावेंसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होते हैं, तो उसमें आपका जितना खर्चा हो गया वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो बचा हुआ पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। ये 6 अलावेंसेस ही हैं, है ना। बहुत सारे अलावेंस होते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, वो सब फुल्ली टैक्सेबल है, पर उनमें से ये 6 अलावेंसेस हैं जो पार्टली टैक्सेबल हैं। प्रिंसिपल ये है कि जितना खर्च हो गया उतना अलावेबल, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। इसको मैं एक नाम देता हूं और वो है कैट हुड, और इसमें ये 6 अलावेंसेस आते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। कन्वेंस अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, इसको पॉपुलरली टीए भी कहते हैं लोग, फिर हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस एंड डेली अलावेंस या डेली डीएम अलावेंस, कैट हुड। ये 6 अलावेंसेस जो हैं ये पार्टली टैक्सेबल हैं, जितना मिला उतना टैक्सेबल, बाकी का अमाउंट जो है उसमें से मतलब एग्जम्पशन वो होगा जो आपने खर्च कर दिया, जितना मिला उतना टैक्सेबल, जो खर्च कर दिया वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एचआरए संबंधित जहां तक बात आती है वो समझ लीजिए। हाउस रेंट अलावेंस जो भी मिल रहा है एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय जॉब में है, हो सकता है एम्प्लॉयर उसको एचआरए दे। अगर एम्प्लॉयर एचआरए देता है तो एचआरए के लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एचआरए जितना भी मिला वो फुल्ली टैक्सेबल, पर उसमें से ये 3 फिगर्स में से लोअर एग्जम्प्ट है। एचआरए जितना भी मिला फुल्ली टैक्सेबल, बट द लोअर ऑफ द 3 शैल बी एग्जम्प्ट। Actual HRA received, rent minus 10% of salary and 40% of salary, और मेट्रो के केस में 40 की जगह हम ले लेते हैं 50% of salary। तो बेसिक रूल रहेगा actual HRA received, rent minus 10% of salary, 40% of salary, whichever is less। मेट्रो के केस में रूल रहेगा actual HRA received, rent minus 10% of salary, 50% of salary, whichever is less। सैलरी शब्द की यहाँ डेफिनेशन है बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हमको प्लेस देखनी है, मतलब मेट्रो या नॉन मेट्रो, उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नोएडा में रहता है और दिल्ली में जॉब करता है, तो हमको ये देखना है नोएडा में रहता है वो, नॉन मेट्रो में रहता है, और उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। दूसरी बात यह है कि एचआरए का कैलकुलेशन रिलेवेंट पीरियड के लिए किया जाता है। तो अगर किसी इस बीच में एचआरए का फिगर चेंज हो गया या सैलरी पैकेज चेंज हो गया या रेंट चेंज हो गया, तो हमको अलग अलग पीरियड का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसा तो आता ही है कि वो साल भर में 1 या 2 बार पैकेज चेंज हो गया, तो मान लो 1 बार पैकेज चेंज हो गया तो 2 सेगमेंट्स में कैलकुलेशन होगा, पैकेज चेंज होने के पहले का अलग होगा, बाद का अलग होगा, है ना। तो अपने को एचआरए निकालना पड़ेगा और एग्जम्पशन अलग निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 5 बार पैकेज चेंज हो गया तो आप सोचो 6 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हर समय जब जब पैकेज चेंज होगा तब तक का आपको कैलकुलेशन करने की बात आएगी। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज देयर। उसके अलावा अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ द सेगमेंट एंड दैट इज परक्विजिट्स। जब कोई जॉब करता है तो जॉब करते समय उन्हें परक्विजिट्स भी मिल सकते हैं। परक्विजिट्स आर बेसिकली
नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज दे सकता है। व्हाट इज अ परक्विजिट? आई विल ट्राई टू डिफाइन इट इन दिस वे। परक्विजिट इज अ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट. It is given by the employer to the employee or to the member of household, which may cover spouse, children, their spouse, parents, servants and dependents. It is a non-monetary benefit given by the employer to the employee. It is given only in respect of personal expenditure. Employer ने employee को कार facility दे दी, employer ने employee को घर पे सर्वेंट फैसिलिटी दे दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल दे दिया यूज करने को या रखने को. तो इट इज अ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड इट इज फॉर पर्सनल पर्पसेस. अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कुछ दिया गया है, एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, तो उसमें कोई परक्विजिट नहीं है. परक्विजिट्स का गोल्डन रूल ये है कि परक्विजिट क्योंकि एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, उस नॉन मॉनिटरी बेनिफिट को टैक्स तो किया जा सकता है पर उसका वैल्यूएशन क्या. तो इसलिए परक्विजिट्स इन जनरल टैक्स नहीं हो पाते क्योंकि उनका वैल्यूएशन नहीं हो पाता है. सरकार ने अलग से रूल्स दिए, रूल 3 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, जिसमें उन्होंने परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स दिए. एज पर दोस परक्विजिट वैल्यूएशन रूल्स ओनली 19 परक्विजिट्स आर टैक्सेबल. ठीक है, 19 परक्विजिट्स को उन्होंने टैक्स किया. इसके अलावा बाकी सारे परक्विजिट्स, सारे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आर फुल्ली एग्जम्प्ट क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं हो पाते, उनका वैल्यूएशन नहीं हो पाता है. अब वो हम कह सकते हैं फ्रिंज हैं, उनकी वैल्यू हिडन है. तो केवल 19 परक्विजिट्स जो हैं उनको सरकार टैक्स करती है और उनको लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है. छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि परक्विजिट इज अ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. इट मे बी गिवन टू द मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड. मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड की डेफिनेशन भी बताई. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एम्प्लॉय के ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग जो है मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में नहीं आते अनलेस दे आर डिपेंडेंट ऑन द एसएससी. तो ये ध्यान रखने की बात है. कई बार क्वेश्चन में इस इश्यूज पे कंफ्यूज किया जाता है. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है, तो वो अदर सोर्सेस या बिजनेस हेड में टैक्सेबल है एज द केस में भी. कई बार बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ परक्विजिट्स होते हैं, तो परक्विजिट्स रिलेटेड टू बिजनेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, एंड इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस देन दे मे बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. दे आर बेसिकली अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. अब परक्विजिट्स में लाइन बाय लाइन अपन बात करते हैं. बेसिक थंब रूल ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे रहा है, उसका वैल्यू क्या. तो लॉ मेकर्स ने जो थंब रूल बताया वो ये है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज द परक्विजिट. एम्प्लॉयर की जो भी कॉस्ट लग रही है दैट इज द परक्विजिट वैल्यू जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है. इस थंब रूल पे उन्होंने लॉ लिखा है, कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू जो टैक्सेबल है. और उसके बाद दूसरा थंब रूल ये है कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड. तो एम्प्लॉयर ने मान लीजिए एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया. तो 1 लाख रुपए परक्विजिट वैल्यू हो गई जो टैक्सेबल है ना, कॉस्ट टू द कंपनी. पर उसमें से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय रिड्यूस हो जाएगा. तो मान लीजिए एम्प्लॉय से 25,000 रुपए ले लिए, 1 लाख का प्रीमियम भर दिया पर 25,000 रुपए ले लिए, तो नेट अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में जो टैक्सेबल होगा वो 75,000 होगा. 1 लाख टैक्सेबल लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, सो नेट अमाउंट टैक्सेबल इज ओनली द डिफरेंस दैट इज ₹75,000. अब अपन लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेते हैं. पहला परक्विजिट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है तो वो एक परक्विजिट है. और एम्प्लॉयर को जो भी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट टू द कंपनी, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड. 2 ऐसे इंश्योरेंस हैं जहां पर परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर एम्प्लॉयर फिडिलिटी इंश्योरेंस कराता है, फिडिलिटी मतलब ट्रस्ट, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ट्रस्ट का इंश्योरेंस कराता है कि एम्प्लॉय ने अगर धोखा दिया तो उससे कंपनी का जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी. तो
तो अगर एम्प्लॉयर फिडिलिटी इंश्योरेंस कराता है तो उसमें एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट नहीं है और कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है, अगर एम्प्लॉयर ESI प्रीमियम भरता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, तो उसमें कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है और कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है सर्वेंट फैसिलिटी। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई गार्डनर, वॉचमैन, ऑर्डरली, हेल्पर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट, मेड एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय के घर पे उन्होंने कोई सर्वेंट प्रोवाइड किया, तो वो परक्विजिट है। एंड द रूल इज अगेन कॉस्ट टू कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड। इसमें एक एग्जम्पशन है कि अगर मकान एम्प्लॉयर का ही है, इफ द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ही इज प्रोवाइडिंग अ गार्डनर फैसिलिटी, मकान एम्प्लॉयर का है और उसमें गार्डनर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है यूज ऑफ मूवेबल असेट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कार को छोड़ देते हैं अपन, कोई कार का अलग रूल है, तो मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, फ्रिज यूज करने को देता है, ओनरशिप ऑफ द असेट एम्प्लॉयर की ही है, एम्प्लॉयर ने ये असेट एम्प्लॉय को यूज करने को दिया। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई असेट यूज करने को देता है तो वो एक परक्विजिट है, उसका इम्प्यूटेड रेंट, उसकी रेंटल वैल्यू परक्विजिट है और उसका वैल्यूएशन ऐसे किया जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर ने वो असेट किराए पर लिया है तो जितना किराया एम्प्लॉयर ने दिया कॉस्ट टू कंपनी, वो परक्विजिट वैल्यू है और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर यह असेट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, अगर ये असेट एम्प्लॉयर के द्वारा ही ओन्ड है, तो उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट पर एनम विल बी द परक्विजिट वैल्यू। तो कॉस्ट का 10% एक स्टैंडर्ड रेंट हम मान लेंगे, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है तो जो किराया दिया वो परक्विजिट वैल्यू है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर नहीं लिया है, खुद का असेट है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट को परक्विजिट वैल्यू मान लेंगे और वो टैक्सेबल कर देंगे। 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। कई बार ऐसा हो सकता है ना, एम्प्लॉयर ने 2 महीने किराए पे 2 महीने यूज करने को दिया, तो अपने को निकालना पड़ेगा। 10% ऑफ कॉस्ट साल भर का है तो 2 महीने का कितना होगा वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें 2 एग्जम्पशंस दिए। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने को देता है तो उसका एक अलग परक्विजिट वैल्यूएशन रूल है, वो इस रूल से गवर्न नहीं होगा। या फिर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने को देता है तो उसका अगेन एक अलग परक्विजिट उसको तो एग्जम्प्ट ही किया है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने को देता है तो उसमें नो परक्विजिट वैल्यूएशन विल बी डन, इट इज एग्जम्प्ट। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन ऑफिशियल बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय। उसके बाद अगली चीज आती है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक मूवेबल असेट ट्रांसफर करता है, इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को एक मूवेबल असेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक मोटर कार, एक लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर, कैमरा, कोई एक मूवेबल असेट ट्रांसफर कर दिया। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल असेट ट्रांसफर करता है तो उसका परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। परक्विजिट वैल्यूएशन करने के लिए हमको लेना पड़ेगा उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं, मतलब डेट टू डेट जितने साल हो चुके, जैसे मान लो 16 जुलाई को एसेट खरीदा था तो हमको गिनने पड़ेंगे 16 जुलाई से कितने साल हो गए, 16 जुलाई से अगले साल की 15 जुलाई को 1 साल होंगे, ऐसे जितने भी साल हो गए। तो हर कंप्लीटेड ईयर का हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द ईयर का कैलकुलेशन नहीं करना है, वी हैव टू डू इट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं उसका डेप्रिसिएशन निकालकर WDV आएगी, तो कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो हम लेंगे वो रहेगा एक रेट, और वो रेट क्या रहेगा समझिए। मोटर कार के केस में रेट रहेगा 20% ऑन WDV बेसिस। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें रेट रहेगा 50% ऑन WDV बेसिस, और अदर असेट्स के केस में रेट रहेगा 10% ऑन SLM बेसिस। यहाँ पर ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उसमें फ्रिज वगैरह नहीं आते, दे आर बेसिकली data storage devices, computer and electronic devices. It covers
ओनली दोज डिवाइसेस विच आर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, आपको याद होंगे, याद नहीं हो तो याद करना है आपको ये। और इस बेसिस पे हम निकालेंगे नोशनल WDV। वो नोशनल WDV परक्विजिट वैल्यू है और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर ने इतनी वैल्यू का असेट एम्प्लॉय को दे दिया तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है एंड इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। उसके बाद आता है अगर एम्प्लॉयर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर अगर ये सर्विसेज हायर करता है तो कॉस्ट टू दी कंपनी, एम्प्लॉयर ने कहीं से गैस या इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करके एम्प्लॉय को दी तो कॉस्ट टू दी कंपनी इज दी परक्विजिट वैल्यू जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर के पास खुद के पास ये फैसिलिटीज है, जैसे ONGC है और ONGC अपने एम्प्लॉयज को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं, तो अगर ONGC अपने एम्प्लॉयज को LPG कनेक्शन दे रहा है तो उसके केस में परक्विजिट वैल्यू इज कॉस्ट पर यूनिट, कंपनी को जो कॉस्ट पर यूनिट लग रही है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी जो भी लग रही है वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट है और टैक्सेबल है। ये बेसिक रूल है। अगर बाजार से लिया तो जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट लगी वो परक्विजिट वैल्यू है, टैक्सेबल है, और अगर एम्प्लॉयर ने खुद की है तो एक नोशनल फिगर दैट इज कॉस्ट टू कंपनी पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, वो परक्विजिट वैल्यू है जो टैक्सेबल है। एंड एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड। अगला पॉइंट आता है नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को विदाउट इंटरेस्ट लोन दे दिया या सस्ते में कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉय ने ब्याज बचाया। वो जो ब्याज एम्प्लॉय ने बचाया वही परक्विजिट वैल्यू है और वही टैक्सेबल है। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है तो ऐसी परिस्थिति में देयर इज अ परक्विजिट एंड द परक्विजिट वैल्यू इज लोन अमाउंट, जितना एम्प्लॉयर ने लोन दिया, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट इज द इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए दिया और बाजार में इंटरेस्ट का रेट है 12%, तो 1 लाख का 12% 12,000 रुपए इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉय ने बचाए। ये जो एम्प्लॉय ने बचाए यही परक्विजिट है और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अब इसमें लोन अमाउंट कैसा लेंगे, तो उन्होंने कहा है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। एक तो मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथ टू मंथ किया जाएगा, हर मंथ का बैलेंस देखा जाएगा, और यहां पर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लिखा है पर इट इज बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस। हर महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस का फिगर है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो लोन अमाउंट, मंथली क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो रेट कौन सा लेंगे हम, SBI का रेट लेंगे। SBI जो रेट चार्ज कर रही है वो भी किस समय का, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, साल के पहले दिन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जो भी SBI का रेट है वो अप्लाई करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लोन अमाउंट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय SBI रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, इससे हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट निकालेंगे और वो जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट आएगा वो परक्विजिट है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है एंड इट विल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसमें छोटी छोटी बातें हैं कि अगर लोन अमाउंट 20,000 तक का है तो परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए लोन दिया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट पर कौन से, स्पेसिफाइड डिसीजेस। स्पेसिफाइड डिसीजेस कौन से, जो सेक्शन 80 DDB में फॉल होते हैं। ठीक है, आप डिडक्शंस वाला चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखना, उसमें आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो सेक्शन 80 DDB में स्पेसिफाइड डिसीजेस फॉल होते हैं, वो डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। भयंकर जानलेवा बीमारियां, कैंसर वगैरह वहां पर कवर होती हैं, तो उस तरह का अगर है तो फिर परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। अगली बात आती है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई के
परिवार वालों का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के परिवार वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है सो दैट इज अ परक्विजिट और उसका परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के परिवार वालों का एजुकेशन स्पॉन्सर करता है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड तो हमको पता है ना कौन होते हैं, तो उनका अगर एजुकेशन स्पॉन्सर करता है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू है। वैल्यूएशन कैसे होगा कि अगर ये स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है, आउटसाइड स्कूल है, तो कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल। पर अगर ये स्कूल एम्प्लॉयर का है तो इसी तरह के सिमिलर स्कूल में क्या फीस चार्ज की जा रही है वो परक्विजिट वैल्यू है जो टैक्सेबल है। फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली हम कह सकते हैं वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का स्कूल है तो फिर आपको बाहर क्या रेट है उस तरह के स्कूल में वो देखना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉयर का नहीं है तो एम्प्लॉयर का जितना भी खर्चा हुआ कॉस्ट टू कंपनी वो परक्विजिट वैल्यू है। इसमें एक एग्जम्पशन और दिया गया है कि अगर कंडीशंस पे ध्यान देना, अगर स्कूल एम्प्लॉयर का है, उसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो परक्विजिट वैल्यू है फीस पर चाइल्ड पर मंथ वो 1000 रुपए तक है। 3 कंडीशन, अगर स्कूल एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई बहन या और कोई रिलेटिव की बात नहीं है, स्कूल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो परक्विजिट वैल्यू है वो 1000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ से ज्यादा नहीं है तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसमें 2 बच्चों की भी लिमिट नहीं, कितने भी बच्चे हों सबके लिए वो एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट या वाउचर देता है तो ऐसी परिस्थिति में गिफ्ट या वाउचर जो भी दिया जाता है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर ने कोई दिवाली पे गिफ्ट दे दिया या एम्प्लॉयर ने कोई वाउचर दे दिया, डिस्काउंट वाउचर, इस तरह का कुछ दे दिया तो वो टैक्सेबल है और उसमें परक्विजिट वैल्यू होगी कॉस्ट टू दी कंपनी, जितना कंपनी का खर्चा लगा वो परक्विजिट है। इसमें अगर साल का 5000 तक का गिफ्ट है तो वो एग्जम्प्ट है। 5000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो याद रखना पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, ठीक है। तो 5000 तक का गिफ्ट एग्जम्प्ट, 5000 से ज्यादा का गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है या अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्लब फैसिलिटी देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय और उनके फैमिली मेंबर्स को क्रेडिट कार्ड या क्लब फैसिलिटी देते हैं तो क्या होगा समझिए, उसमें क्रेडिट कार्ड हो या क्लब हो उसमें एनुअल चार्जेस जो लगते हैं, जैसे क्लब है तो उसमें एनुअल फीस, मेंबरशिप फीस, ज्वाइनिंग फीस, वो सब जो है वो टैक्सेबल है। कॉस्ट टू दी कंपनी इज दी परक्विजिट वैल्यू। उसके अलावा जो रेगुलर बिल्स आते हैं क्लब के, रेगुलर बिल्स मतलब जो वहाँ पे क्लब में खर्चे हुए, आप क्लब में गए वहाँ पे आपने लंच लिया, डिनर लिया, तो उसके खर्चे जो हुए वो खर्चे जो हैं वो खर्चे अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए हैं तो उसमें परक्विजिट वैल्यू एग्जम्प्ट है। अगर वो पर्सनल पर्पसेस के लिए थे खर्चे तो फिर परक्विजिट टैक्सेबल है कॉस्ट टू दी कंपनी, दैट इज द रूल। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी तो उसमें जो भी चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, वो तो टैक्सेबल है ही। उसके अलावा उसमें जो क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो ऑफिशियल खर्चे का बिल आया तो वो एग्जम्प्ट है, पर्सनल खर्चे का बिल आया और उसको एम्प्लॉयर ने पे किया तो कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सुपरएनुएशन फंड में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है साल का 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है, 1.5 लाख से ऊपर का फिगर टैक्सेबल होता है कॉस्ट टू दी कंपनी। तो 1,60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख एग्जम्प्ट है, 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दैट इज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करता है, मतलब कंपनी के शेयर्स फ्री में या सस्ते में देता है, तो ऐसी परिस्थिति में शेयर्स की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो परक्विजिट वैल्यू है और टैक्सेबल है। उसमें से ऑफ कोर्स अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड। उसके बाद अगला परक्विजिट आता है एनी अदर एमिनिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी और फैसिलिटी देता है, ठीक है, कुछ और परक्विजिट बचे बड़े वाले, पर उसके अलावा ये जनरल पॉइंट कह रहा हूं मैं कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एनी अदर एमिनिटी देता है, कोई भी बेनिफिट देता है, तो ऐसी परिस्थिति में कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल। हालांकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं।
अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टेलीफोन या मोबाइल का बिल भरता है तो जो बिल का पेमेंट है, बिल अमाउंट, वो परक्विजिट नहीं है, क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया गया होगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड से लोन देता है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, बेसिकली वो तो एम्प्लॉय का ही पैसा है, अगर प्रोविडेंट फंड में से लोन दिया जाता है तो वहां पर नोशनल इंटरेस्ट या इंप्यूटेड इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा, देयर विल बी नो परक्विजिट। और आखिरी आता है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर कराता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं रहेगा। बाकी उसके अलावा एनी अदर एम्यूनिटी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट। अब इसके बाद अगला पॉइंट 14 पॉइंट आता है, दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉयर। नाउ देखिए, मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर एक चार्ट मैंने बनाया है। यहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स चालू हो जाते हैं जिसमें थोड़ी डिटेलिंग है। तो एज सच बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि मेडिकल एक्सपेंसेस if they are borne by the employer, then there is a perquisite, and the cost to the company is the perquisite, which is taxable in the hands of employee. पर मेडिकल एक्सपेंसेस के केस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का, फैमिली मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है तो वो एग्जम्प्ट है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का मेडिकल रीइंबर्समेंट करता है, मतलब दवाई वगैरह का खर्चा देता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ऐसे खर्चों को बियर करता है, तो अगर एम्प्लॉयर मेडिकल रीइंबर्समेंट करता है तो उसमें परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल है, देयर इज नो एग्जम्पशन। आज से 1-2 साल पहले यहाँ एग्जम्पशन हुआ करता था, अब नहीं है। एंड फाइनली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा बियर करता है, एम्प्लॉय या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चे को बियर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब जहां हॉस्पिटलाइजेशन है, ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना है कि ये ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है क्या। अगर इंडिया में हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है क्या। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो परक्विजिट वैल्यू एग्जम्प्ट है, देयर विल बी नो टैक्स। अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ है, जैसे कोई वर्क करता है, डॉक्टर ही है, बॉम्बे हॉस्पिटल में जॉब करता है, वहीं उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो आई कैन से अगर एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है और उसमें ट्रीटमेंट हुआ है तो परक्विजिट इज एग्जम्प्ट, देयर विल बी नो टैक्सेशन। अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, अगेन दैट 80DDB वाले जो स्पेसिफाइड डिसीजेस है, डेंजरस डिसीजेस, उनमें से कोई डिसीज है स्पेसिफाइड डिसीज और उस स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्प्लॉय ऐसे अस्पताल में भर्ती हुआ है विच इज अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बेसिकली बहुत भयंकर बीमारी है तो उस बीमारी के लिए कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ है, तो उसमें भी परक्विजिट वैल्यू एग्जम्प्ट है। और अगर अदर केसेस हैं तो उसमें परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल है एंड द कॉस्ट टू द कंपनी विल बी द परक्विजिट वैल्यू व्हिच इज टैक्सेबल। उसके अलावा अगर इलाज इंडिया के बाहर हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वहां पर वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है, इसके साथ में एक राइडर और ऐड कर देता हूं, एग्जम्प्ट है सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की जो भी लिमिट्स हैं फॉरेन रेमिटेंस की, उस लिमिट्स के अंतर्गत ये एग्जम्प्ट है। इसी प्रकार से वहां रुकने का और जो भी खर्चा है, तो जो बीमार है वो प्लस एक अटेंडेंट, इनका जो भी रुकने का खर्चा है वो एग्जम्प्ट है टू द लिमिट्स गिवन इन बाय द आरबीआई। एंड ट्रैवल का जो खर्चा है वो टैक्सेबल है, वहां जाने आने का जो बीमार है प्लस अटेंडेंट का जो भी जाने आने का खर्चा है वो टैक्सेबल है। उसमें भी एक एग्जम्पशन है कि अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो फिर ट्रैवल का खर्चा एग्जम्प्ट हो जाता है। ये सब चीजें क्या है, इररेलेवेंट है, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, बाकी मॉड्यूल वगैरह अक्सर लोग पढ़ते हैं तो उनको ये चीज मिलती है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का जो खर्चा किया है वो टैक्सेबल है। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में हम जानते हैं स्पाउस, चिल्ड्रन, उनके स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट आते हैं, तो इनका जो भी खर्चा किया है वो टैक्सेबल है। पर एग्जम्पशन जो है वो एग्जम्पशन तब है जब खर्चा किया गया है ऑफ द फैमिली मेंबर, तो एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर पे खर्चा किया है तो एग्जम्प्ट है। फैमिली मेंबर में आएंगे स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स, तो डिपेंडेंट्स में आ गए पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, हु आर मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी। थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे एक
मिसमैच है कि टैक्सेबल किसके लिए है और एग्जम्प्ट किसके लिए है। अगर एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का खर्चा किया है तो टैक्सेबल है, और एग्जम्पशन है एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर। तो ये एक मिसमैच है जिसको ध्यान रखते हुए ये रूल चलता है। अब उसके बाद हम अगले परक्विजिट पर आते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC। लीव ट्रैवल कंसेशन की बेसिक फिलॉसफी है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय और उसके परिवार वालों को हॉलीडेज पर भेजा, छुट्टियों पर भेजा। तो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय और उसके परिवार वालों को हॉलीडेज पर भेजते हैं तो ऐसी परिस्थिति में देयर इज अ परक्विजिट एंड द गोल्डन रूल इज कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू विच इज टैक्सेबल। तो एम्प्लॉयर का जो भी खर्चा हुआ है वो परक्विजिट है और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, पर उसमें से एग्जम्प्ट होता है लोअर ऑफ द 3 फिगर्स। वन फिगर इज एक्चुअल LTC रिसीव्ड, एम्प्लॉयर ने जितना दिया वो एक फिगर है। दूसरा है LTC एक्सपेंडेड, एम्प्लॉय का जो खर्चा हुआ वो दूसरा फिगर हो गया। और तीसरा है अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स, विच एवर इज लोअर। तो ये 3 फिगर्स हैं और इनमें से जो लोअर है वो एग्जम्प्ट है। मिला जो उसको हम कहते हैं कि उसको इनर कॉलम में लिखना है, अपने को टैक्सेबल करना है, उसमें से लोअर ऑफ द 3 एग्जम्प्ट करना है, द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट एक्सपेंडेड, और तीसरा फिगर आता है अमाउंट एज पर रूल्स। अब अमाउंट एज पर रूल्स कितना बनता है वो मैं आपको बतला देता हूं। तो ये उसका प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल के अंतर्गत केवल ट्रैवल के एक्सपेंसेस यहां पर एग्जम्प्ट किए गए हैं, बाकी खर्चों को यहां पर एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। तो अगर जर्नी इज बाय एयर तो ऐसी परिस्थिति में जो एग्जम्प्ट होगा वो है इकोनॉमी क्लास एयर फेयर बाय एनी कैरियर इन इंडिया। तो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा। और उसके अलावा फिर अगर अदर मोड से जर्नी है, मतलब प्लेन से नहीं गया एम्प्लॉय, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों प्लेसेस कनेक्टेड है बाय ट्रेन, मतलब जहां पर वो गया, सिटी से जहां पर वो गया, तो दोनों एंड पॉइंट्स अगर कनेक्टेड है बाय ट्रेन, तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट क्लास AC का टिकट की जो वैल्यू है वो वैल्यू एग्जम्प्ट होगी, वो वैल्यू है अमाउंट एज पर रूल्स। और अगर ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है दोनों जगह, तो फिर हमें देखना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है, बस और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का जो टिकट वैल्यू है वो वैल्यू इज द वैल्यू एज पर द रूल्स विच में बी एग्जम्प्ट। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है दोनों प्लेसेस के बीच में, तो फिर ऐसी परिस्थिति में AC क्लास फर्स्ट क्लास का जो ट्रेन का टिकट बनता है इतने डिस्टेंस का, वो वैल्यू है एज पर द रूल्स, जो कि एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये एक फिगर हो गया एज पर रूल्स, दूसरा फिगर है अमाउंट गिवन LTC जो मिला, और तीसरा है अमाउंट एक्सपेंडेड। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 4 years विच दे हैव क्रिएटेड, और एक ब्लॉक में 4 साल के 4 कैलेंडर ईयर्स के एक ब्लॉक में 2 ही लीव का एनकैशमेंट एग्जम्प्ट है, 2 ही LTC का एग्जम्पशन है। तो मान लीजिए 4 साल के ब्लॉक में एम्प्लॉई और उसके परिवार ने 3 हॉलीडेज मना ली, तो टैक्सेबल तीनों हैं, पर उसमें से 2 एग्जम्प्ट हो जाएगी और तीसरी वाली जो हॉलीडे है फाइनली वो टैक्सेबल हो जाएगी। और करंटली ये 4 साल का जो कैलेंडर ब्लॉक चल रहा है वो है 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2021। सो दिस इज द ब्लॉक जिसके अंतर्गत वो एग्जम्पशन 2 ही केवल हॉलीडेज का है। उसमें भी ये दिया हुआ है कि मान लीजिए एक ब्लॉक में अगर आप एग्जम्पशन अवेल नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस ब्लॉक में से एक एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगा और वो अगले ब्लॉक में जाएगा। तो इस ब्लॉक में मान लीजिए 2 लीव्स आपको मिल रही थी, दोनों आप अवेल नहीं कर पाए या एक आप अवेल नहीं कर पाए, तो वो जो अवेल नहीं कर पाए उसमें से केवल एक लीव आपकी अगले ब्लॉक में कैरी होगी, और अगले ब्लॉक में भी आपको केवल फर्स्ट ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने उसे फर्स्ट ईयर में यूज नहीं किया तो वो लीव लैप्स हो जाएगी, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा एग्जम्पशन केवल फेयर का है, तो वहां जो बाकी खर्चे होते हैं जो रूल्स में फिगर है दैट इज ओनली अबाउट दी टिकट वैल्यू, तो बाकी वहां रुकना और खाने पीने के ट्रैवलिंग के जो खर्चे हैं वो सब एग्जम्पशन नहीं है, केवल फेयर की वैल्यू है। मतलब वहां पर लोकल साइट सीइंग वगैरह के कुछ भी एग्जम्पशन नहीं है, होटल के कोई भी खर्चों का एग्जम्पशन नहीं है एज पर दी रूल्स। उसके अलावा अगेन यहाँ पर जैसा मेडिकल ट्रीटमेंट में कंसेप्ट था, यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि टैक्सेबल किसके लिए है, अगर परक्विजिट एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया गया, तो अगर परक्विजिट एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, देयर स्पाउस एंड सर्वेंट्स, पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स,
उन सब के लिए दिया गया है तो वो टैक्सेबल है। पर एग्जम्पशन किसके लिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एग्जम्पशन है ओनली इफ इट इज फॉर द एम्प्लॉय एंड द फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में आएंगे स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी 2 ही चिल्ड्रन के लिए एग्जम्पशन है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट है। तो बेसिकली स्पाउस एंड चिल्ड्रन ही कवर होते हैं मेडिकल और इस वाले क्लॉज में, और बाकी फैमिली मेंबर्स तभी कवर होते हैं व्हेन दे आर डिपेंडेंट। अब यहाँ पे 2 चिल्ड्रन वाला जो क्लॉज है उसमें बेसिकली 2 ही चिल्ड्रन के लिए एग्जम्पशन है। तो मान लीजिए किसी के 3 चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन का तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, तीसरे पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसमें 2 एग्जम्पशन, इसमें 2 एक्सेप्शंस दिए हैं रूल के, और वो ये है कि अगर किसी चाइल्ड की बर्थ, मतलब जो भी चाइल्ड 98 के पहले पैदा हो चुके उनको हम 3 चिल्ड्रन के लिए काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए तीनों बच्चे थे 98 के पहले पैदा हो गए थे, 98 की एग्जैक्ट डेट ये है 1 अक्टूबर 98, तो 1 अक्टूबर 98 के पहले इफ द चिल्ड्रन वर बोर्न, सो ये 2 चिल्ड्रन वाला रूल नहीं लगेगा और उनके केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा, दोज हु आर बोर्न बिफोर 98। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि एक चाइल्ड के बाद मल्टीपल बर्थ्स होती हैं, तो मतलब फर्स्ट चाइल्ड था, फिर 2 हो गए, ट्विंस हो गए, तो फिर तीनों के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो दैट इज द प्रोपोजिशन वी हैव। तो ये हो गया एलटीसी का एग्जम्पशन। अब अगला एग्जम्पशन जो हमारे सामने आता है वो है अगला परक्विजिट जो हमारे सामने आता है वो है ट्रैवल अदर देन एलटीसी। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर पे भेजता है तो उसमें भी एक परक्विजिट है, ऐसा रूल कहता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ट्रैवल अदर देन एलटीसी। अब एलटीसी के अलावा ऑफिशियल टूर में मतलब एम्प्लॉय गया तो उसमें परक्विजिट कैसे है, तो इसको समझते हैं हम, व्हाट इज द रूल विच इज गिवन। सो द रूल इज समथिंग लाइक दिस, अगर एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर पे भेजा एंड दिस ऑफिशियल टूर इज फॉलोड बाय अ पर्सनल टूर, मतलब जैसे उसको 1 वीक के लिए ऑफिशियल टूर पे भेजा, बाद में 2-3 दिन उसने पर्सनल टूर भी कंटिन्यू कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में देयर वुड बी अ परक्विजिट। जितने दिन उसने पर्सनल टूर एंजॉय किया है उतने दिन का जो भी कॉस्ट टू द कंपनी है वो परक्विजिट रहेगी। तो 1 हफ्ते का ऑफिशियल टूर था उसमें तो कोई परक्विजिट नहीं है, बाद के 2 दिन उसने पर्सनल हॉलीडे भी वहीं पर मनाई, तो वो 2 दिन की जो कॉस्ट है कंपनी को वो परक्विजिट है जो टैक्सेबल है। इसी प्रकार से ऑफिशियल टूर पे भेजा पर साथ में फैमिली को भी भेजा, तो जो फैमिली को भेजा गया उनके खर्चे जो है वो परक्विजिट है और वो वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। कॉस्ट टू द कंपनी विल बी द परक्विजिट। एम्प्लॉय को कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकाया, होटल में रुकाया, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट इवनली अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसी प्रीमियम गेस्ट हाउस में रुकवाया गया, प्रीमियम रूम में रुकवाया गया, जो उस कैडर के एम्प्लॉयज को अक्सर नहीं रुकाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस गेस्ट हाउस की जो रेंट है, फेयर मार्केट रेंट, that would be regarded as the perquisite value. Cost to the company will be the perquisite value which will be taxable in the hands of the employee. और किसी प्रकार से perquisite दिया जाता है इसमें, तो cost to the company is the perquisite value. तो travel other than LTC में ये proposition दिया हुआ है। अब इसके बाद अगले perquisite पर हम आते हैं। अगला perquisite है meal। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को मील फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसमें परक्विजिट है। और परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ऑफिस में लंच, डिनर और उसके अलावा टी, कॉफी, स्नैक्स अगर प्रोवाइड किए जाते हैं, सो देयर इज अ परक्विजिट इन इट एंड हाउ दैट वुड बी वैल्यूड इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसको समझाने के लिए अगेन मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर ऑफिस में टी एंड स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं एंड दे आर सर्व्ड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, there is no perquisite, there would be no taxation। पर अगर other than office hours tea and snacks सर्व किए जा रहे हैं तो perquisite will be taxable, cost to the company will be the perquisite value which is taxable। उसके अलावा अगर ऑफिस में फुल मील सर्व किया जा रहा है, that is फुल फूड सर्व किया जा रहा है, लंच एंड डिनर सर्व किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में if the office is in remote area और इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ऑफशोर एरिया, तो अगर ऑफिस SEZ में है या रिमोट एरिया में है तो अगेन ऑफिस आवर्स में अगर मील सर्व किए जा रहे हैं तो परक्विजिट एग्जम्प्ट है, ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड सर्व किए जा रहे हैं तो परक्विजिट टैक्सेबल है। और फिर यहां दिया गया है कि अगर फूड अदर केसेस में सर्व किया जा रहा है, अदर केसेस मतलब अदर देन दी
SEZ अदर देन दी रिमोट एरिया। हमारा ऑफिस रिमोट एरिया में नहीं है, हमारा ऑफिस SEZ में नहीं है, एंड ऑफिस में फ्री फूड या कंसेशनल फूड सर्व किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फूड सर्व किया जा रहा है और इट इज बाय सम सुडिक्सो कार्ड एक्सेट्रा, जो फ्री ट्रांसफरेबल कूपन्स हैं, नॉन ट्रांसफरेबल कूपन्स हैं, उनके जरिए ये फूड सर्व किया जा रहा है। मतलब उनको कूपन दे दिया, आप बाहर जाके कहीं भी रेस्टोरेंट में उसको एनकैश कर सकते हो। तो अगर ऑफिस में फूड सर्व किया जा रहा है या आपको इस तरह के नॉन ट्रांसफरेबल मील कूपन्स दिए गए हैं, तो 50 रुपए तक का पर मील एग्जम्प्ट है, 50 रुपए से ज्यादा टैक्सेबल है। तो मान लीजिए ऑफिस में फूड सर्व किया जा रहा है एंड द कॉस्ट टू द कंपनी इज 70 रुपीज पर मील। 70 रुपए कॉस्ट है तो 50 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा, 20 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव। और ऑफिस आवर्स के बाद अगर सर्व किया जा रहा है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो सबसे कॉमनली यही एग्जाम में आता है कि मील इज सर्व्ड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर और मील की वैल्यू 90 रुपए है। तो हमको क्या करना है कि 90 रुपए में से 50 रुपए तो एग्जम्प्ट कर देना है, 40 रुपए टैक्सेबल करना है। 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। साल में लेट अस अज्यूम 300 वर्किंग डेज हैं, तो 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 300 वर्किंग डेज, वो परक्विजिट वैल्यू होगी जो टैक्सेबल होगी। इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करना है। एंड एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड। दैट इज व्हाट वी नो एज अ जनरल रूल। अब अगला परक्विजिट आता है, द नेक्स्ट वन इज मोटर कार फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें भी एक परक्विजिट है। और मोटर कार का परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसको समझिए। मोटर कार में इफ द कार इज गिवन wholly to be used for official purposes, there is no perquisite because perquisite is a personal benefit। तो अगर कार दी गई, टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि दिस विल बी यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो देयर इज नो परक्विजिट इन इट। अगर कार दी गई है wholly to be used for personal purposes, तो कॉस्ट टू द कंपनी इज द परक्विजिट वैल्यू। कॉस्ट में आएगा उसका नोशनल रेंट, दैट इज कार की कॉस्ट का 10% हम ले लें, जो यूज ऑफ मूवेबल एसेट वाला रूल है उसी हिसाब से। तो कॉस्ट का 10% परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी, प्लस कार के ऊपर जो भी रनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, एंड ड्राइवर शॉफर का खर्चा जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, वो सब परक्विजिट है और एम्प्लॉय के हाथ में ऐड किया जाएगा। सबसे कॉमन सिचुएशन आता है कार विल बी यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर ऐसा अरेंजमेंट है दैट द कार वुड बी यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना पड़ेगा whether the car is owned by the employer. If the car is owned by the employer, then the perquisite value would be if the car is owned by the employer and the running and maintenance expenses are done by the employer. कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहे हैं, तो परक्विजिट वैल्यू रहेगी 1800 पर मंथ। 1800 पर मंथ विल बी दी परक्विजिट वैल्यू। और अगर 1600 सीसी से ज्यादा की कार है तो 2400 पर मंथ विल बी दी परक्विजिट वैल्यू, प्लस 900 per month will be chauffeur expenses if the chauffeur is provided by the employer. Second scenario can be car is owned by the employer but the running and maintenance is done by the employee. If the car is owned by the employer and the running and maintenance is done by the employee, तो ऐसी परिस्थिति में perquisite value रहेगी 600 per month, and if कार 1600 सीसी से ज्यादा की है तो फिर 900 per month will be the perquisite value, plus 900 per month will be the chauffeur expenses in any case if the chauffeur is provided by the employer. Third scenario can be car is owned by the employee but running and maintenance is done by the employer. तो ऐसी परिस्थिति में perquisite value will be cost to the company less 1800 per month. तो एम्प्लॉयर जो भी कॉस्ट बियर कर रहा है उसमें से 1800 पर मंथ माइनस किया जाएगा, वो परक्विजिट वैल्यू रहेगी। और कार अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो कॉस्ट टू द कंपनी माइनस 2400 पर मंथ विल बी द परक्विजिट वैल्यू व्हिच विल बी टैक्सेबल। अगेन इसमें शॉफर अगर प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर तो अलग से 900 पर मंथ को हम ऐड करेंगे। उसके अलावा फोर्थ सिचुएशन कैन बी कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो डन बाय द एम्प्लॉय। If the car is owned by the employee and running and maintenance is done by the employee, तो ऐसी परिस्थिति में there will be no perquisite in it. Perquisite क्योंकि कार भी एम्प्लॉय की है, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो perquisite काय का, तो there will be no perquisite in it. तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, and any amount recovered from the employee shall be reduced.
इसके अलावा अगला और आखिरी परक्विजिट आता है एंड दैट इज अकोमोडेशन फैसिलिटी. इफ द एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, तो उसका परक्विजिट वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ये समझिए. अकोमोडेशन फैसिलिटी के केस में परक्विजिट वैल्यूएशन करने का कुछ मैकेनिज्म इस प्रकार से है. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, द परक्विजिट वैल्यू विच विल बी टैक्सेबल विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से एक वैल्यू निकाली जाएगी और वो वैल्यू जो भी है बेसिकली उनके सर्विस रूल्स में लिखा रहता है कि इतने तक का मकान आपको दिया जाएगा, तो जो भी उसकी वैल्यू आती है वो वैल्यू को टैक्सेबल कर दिया जाएगा. उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में प्रपोजिशन ये होगा कि एम्प्लॉयर द्वारा अगर ओन्ड अकोमोडेशन है तो परक्विजिट वैल्यूएशन विल बी ए नोशनल फिगर. अगर मकान ऐसे सिटी में दिया गया है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी 15% ऑफ सैलरी. अगर मकान ऐसे सिटी में दिया गया है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख की रेंज में है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी 10% ऑफ सैलरी. अगर मकान ऐसे सिटी में दिया गया है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो परक्विजिट वैल्यू विल बी 7.5% ऑफ द सैलरी. यहाँ पे सैलरी क्या है इसकी डेफिनेशन जरूर से देखने की जरूरत है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन देखने की जरूरत है. पर एक और एस्पेक्ट समझ लेते हैं. अगर मकान रेंटेड है, एम्प्लॉयर ने मकान अगर किराए पे लिया है तो ऐसी परिस्थिति में परक्विजिट वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट subject to maximum of 15% of salary. In other words, I can say actual rent or 15% of salary, whichever is less. वो फिगर परक्विजिट वैल्यू है जो टैक्सेबल होगी. अब यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है, हम देखते हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज ऑन डेप्यूटेशन. तो जो डेप्यूटेशन पे है, ऑन डेप्यूटेशन है, वो एम्प्लॉयज भी, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में एमडी बना दिया, ऐसा होता है. आईएएस ऑफिसर है, उनको किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में एमडी बना दिया तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज. पॉपुलेशन हमको देखनी है तो 2001 सेंसस के हिसाब से देखनी है. 2001 सेंसस इज इंपॉर्टेंट. उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इज इंपॉर्टेंट. जैसा कि एचआरए में होता था वैसा यहाँ पर है. सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिए दी गई है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके मैं कहूंगा ऑल दी मॉनेटरी पेमेंट्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी मॉनेटरी पेमेंट कर रहा है, बेसिक सैलरी, ऑल अलावेंसेस, जो भी मॉनेटरी बोनस, जो भी मॉनेटरी पेमेंट्स कर रहा है, कमीशन, वो सब ऐड कर लो. उनमें टैक्सेबल कंपोनेंट ऐड कर लो. जैसे अलावेंस है तो जो टैक्सेबल पोर्शन है उसको वो ऐड करो. एंड डीए भी ऐड होगा पर अदर डीए ऐड नहीं होगा. कंडीशनल डीए तो ऐड होगा, अदर डीए ऐड नहीं होगा और परक्विजिट कोई भी ऐड नहीं होगा. तो जो भी मॉनेटरी पेमेंट है उसमें सब ऐड होंगे एक्सेप्ट वन फिगर दैट इज अदर डीए. बाकी सब कुछ ऐड होंगे. अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अदर डीए नहीं ऐड होगा क्या सर? तो क्लियरली लिखा है अदर डीए नहीं ऐड होगा. एक क्वेश्चन ये होता है कि सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऐड होगा क्या? वो नहीं ऐड होगा क्योंकि इट इज अ नॉन मॉनेटरी थिंग गिवन टू द एम्प्लॉय. वो फंड में पैसा जमा किया जा रहा है. उसके अलावा टेलीफोन अलावेंस और व्हीकल अलावेंस और मोबाइल अलावेंस, जो भी अलावेंस है सब ऐड होंगे. सिंपल बात है, जो टैक्सेबल पोर्शन है वो सब कुछ ऐड हो जाएगा. उसके बाद आता है अकोमोडेशन. क्या होता है? तो दुनिया की हर चीज जहां एम्प्लॉय रह सकता है वो अकोमोडेशन है. वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पे हो सकता है, शिप में हो सकता है, होटल में हो सकता है, वो मोबाइल हाउस हो सकता है, किसी कारवां में हो सकता है, किसी भी तरह का गेस्ट हाउस हो सकता है. इट इज एन अकोमोडेशन. फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो फर्नीचर का अलग से वैल्यूएशन किया जाएगा. यूज ऑफ मूवेबल असेट वाले परक्विजिट रूल से दैट इज 10% ऑफ द कॉस्ट विल बी द परक्विजिट वैल्यू. और अगर एम्प्लॉयर ने वो किराए पे लिया है तो एक्चुअल रेंट विल बी द परक्विजिट वैल्यू. फर्नीचर का अलग से वैल्यूएशन होगा. होटल में अगर एम्प्लॉय को रुकाया गया है तो परक्विजिट वैल्यू रहेगी 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लेस. सिंपली मतलब 15% की जगह ये 24% हो जाएगा. दैट इज व्हाट विल हैपन. इसमें ये जरूर से दिया हुआ है कि अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर के दौरान 15 दिन तक अगर वो होटल में रहता है तो ऐसी परिस्थिति में देयर विल बी नो परक्विजिट वैल्यू. उसके अलावा ड्यूअल अकोमोडेशन, एम्प्लॉय कई बार ट्रांसफर होता है तो वो पुराना वाला मकान भी नहीं छोड़ता है, नया वाला ऑक्यूपाई कर लेता है. तो 90 दिन तक अगर वो 2 अकोमोडेशन रखता है तो परक्विजिट वैल्यू केवल एक ही अकोमोडेशन की टैक्सेबल होगी.
पर 90 दिन के बाद दोनों अकोमोडेशन की वैल्यू टैक्सेबल होने लग जाएगी। अगर एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय दैट शैल बी रिड्यूस्ड, दैट इज ऑल्सो रिटर्न अप हियर। ये सब हो गया। अब इसके बाद अगली चीज आती है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी या हम कहें ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन के 5 फिगर्स थे, उसमें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी हमने पढ़ लिए, अलावेंसेस हमने पढ़ लिए और परक्विजिट्स हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद अगली चीज आती है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। ये भी ग्रॉस सैलरी का एक कंपोनेंट है। और एक और बचेगा, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी को बहुत सिंपली अगर हम कहें तो एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। जॉब ज्वाइन करने से पहले मिले, जॉब ज्वाइन करने के बाद मिले, जॉब छोड़ने के बाद मिले, रेवेन्यू अकाउंट पे मिले, कैपिटल अकाउंट पे मिले, किसी भी नाम से मिले, बोनस के नाम से, प्रोफेशनल फीस के नाम से, कुछ भी मिले, कमीशन के नाम से, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जॉब छोड़ने के बाद पेंशन मिले, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जॉब छोड़ते समय कैपिटल अकाउंट पे कोई VRS, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सो दैट इज द गोल्डन रूल वी हैव। एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर arising out of the employer-employee relationship is basically taxable under the head salaries. तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए ग्रॉस सैलरी के। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को मैं कहता हूं कि वो प्रायोरिटी 2 आइटम है, उसको बाद में डिस्कस करता हूं। पहले सैलरी हेड का एक ब्रीफ कंप्यूटेशन अपन खत्म कर देते हैं। एक बार आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई, उस ग्रॉस सैलरी में से आप माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 में आते हैं 3 डिडक्शंस। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 पर ईयर। तो आपकी सैलरी कितनी भी हो, इवन आपको पेंशन भी मिलती हो, कुछ भी हो, आपको साल का स्टैंडर्ड बेसिस पे 50,000 रुपये माइनस किया जाएगा। तो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से अलग से 50,000 रुपये आपको माइनस करने हैं एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो करना है, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आपको खुद से वो करना है। दूसरी चीज है एंटरटेनमेंट अलावेंस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके केस में एंटरटेनमेंट अलावेंस का एग्जम्पशन मिलेगा, और एग्जम्पशन मिलेगा एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड और 5,000 रुपीज और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। तो जो भी लेसर फिगर है मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली 5,000 रुपये लेस आएगा। तो क्योंकि सैलरी जो होती है आज के समय उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो 5,000 रुपये साल का अपने को माइनस करना है जिनको एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है। एग्जम्पशन मिलेगा केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, और उनके केस में भी जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 5,000 रुपये का ही मिलेगा अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली। फिर अगली चीज आती है प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है वो तो सैलरी में जुड़ जाएगा। अब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉय, एनीबडी, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर प्रोफेशनल टैक्स को ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए 2 सिचुएशंस हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने खुद ने भरा, एम्प्लॉय ने खुद ने भरा तो सिर्फ माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी में से। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा तो एक बार तो उसको ग्रॉस सैलरी में प्लस कर लेंगे जब सैलरी निकालेंगे, बाद में उसको माइनस कर देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट सैलरी। ये तीनों डिडक्शंस देने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, ये देने के बाद हमारी नेट सैलरी आएगी। उस नेट सैलरी पर हमको टैक्स लगेगा अंडर दी हेड सैलरीज। इसके साथ मैं कह सकता हूं कि हमारा एक मेजर डिस्कशन सैलरी का हो जाता है, जो बेसिक सैलरी हम कह सकते हैं, प्रायोरिटी 1 ऑफ द सैलरी कह सकते हैं, वो हो जाता है। अब देयर कम्स प्रायोरिटी 2 ऑफ द सैलरी, एंड प्रायोरिटी 2 ऑफ द सैलरी में आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और उसका टैक्सेशन। तो वो भी हम समझ लेते हैं, वो एक नॉन क्रिटिकल डिस्कशन है, तो उसको ध्यान रखते समय ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इफ विल सी देयर आर 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसके बारे में सैलरी हेड में एग्जम्पशंस हैं। तो पहला रिटायरमेंट बेनिफिट मैं लेता हूँ, एंड दैट इज दी तो पहला रिटायरमेंट बेनिफिट में लेता हूँ वो है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट को लेकर जो सैलरी में एग्जम्पशन है वो समझते हैं। बेसिक रूल ये है कि एम्प्लॉय को जो भी लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है, मतलब उसने छुट्टियां कम ली तो जो भी लीव एनकैशमेंट का पैसा उसको मिलता है, वो लीव एनकैशमेंट का पैसा इज एज सच टैक्सेबल।
पर उसमें एग्जम्पशन दिया हुआ है और वो एग्जम्पशन हम समझते हैं। तो लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लीव एनकैशमेंट इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि अगर लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के समय मिलता है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के समय मिलता है, तो अगर लीव एनकैशमेंट का पैसा रिटायरमेंट या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के समय मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, और प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में लोअर ऑफ द 4 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसिट 3 लाख, एवरेज सैलरी इंटू 10 महीने की एवरेज सैलरी, एंड एवरेज सैलरी फॉर 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस लेस लीव अवेड। तो एक फॉर्मूला है बेसिकली, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेड, दिस फिगर डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो वो मंथली फिगर आ जाएगा। तो ये बेसिकली इज वन फिगर, दूसरा फिगर है एवरेज सैलरी इंटू 10, तीसरा फिगर है 3 लाख, चौथा फिगर है एक्चुअल रिसिट। विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको डिफाइन करने की आवश्यकता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फुल्ली एग्जम्प्ट है, तो व्हाट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? फॉर दिस क्लॉज लीव एनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत है व्हाट इज एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी मतलब सैलरी जिसके कंपोनेंट है बेसिक प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर फॉर 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर हुआ एग्जैक्टली उससे 10 महीने पहले की जो सैलरी है, बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, इसका टोटल कहलाएगा एवरेज सैलरी। अगर एम्प्लॉय 15 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ है तो पिछले 10 महीने लेंगे हम 15 मार्च 2019 से 15 जनवरी 2020 को, तो एग्जैक्टली 10 महीने की सैलरी लेनी है। उसके अलावा 3 लाख का मैक्सिमम एग्जम्पशन है। ये 3 लाख की लिमिट लाइफ टाइम है। तो अगर आप एक बार लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन ले चुके हो तो अगली बार जब आप लीव एनकैशमेंट लोगे फॉर द रीजन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आपने छोड़ा, तो अगली बार सेकेंड टाइम जब आप रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन लोगे तो वहां पर आपको केवल बैलेंस अमाउंट का एग्जम्पशन ही मिलेगा। जैसे पहले 3 लाख में से आपने 70,000 का एग्जम्पशन ले लिया, तो बचा हुआ 2,30,000 ही अवेलेबल रहेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिटायर फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा लीव एनकैशमेंट अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद लीगल हेयर्स को मिलता है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सॉरी, लीव एनकैशमेंट अगर लीगल हेयर्स को मिलता है तो इट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल, ऐसा करके लिखा हुआ है। लीव एनकैशमेंट लीगल हेयर्स को मिलता है तो इट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल। अगली चीज आती है पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। हम जानते हैं पेंशन बेसिकली एक अमाउंट होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट मिलते रहता है रेगुलर बेसिस पे, और वो जो फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर बेसिस पे मिलता है, लीव एनकैशमेंट का पैसा, पेंशन का पैसा जो रेगुलर मिलता रहता है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पेंशन आपने लमसम नहीं लिया, आप उसको हर महीने लेते जा रहे हो, तो पेंशन का पैसा ऐसा जो भी मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। पर कई बार आप चाहो तो उसे कम्यूट भी करा सकते हो, कम्यूटेशन भी करा सकते हो, दैट इज लमसम अमाउंट एक साथ ले सकते हो। लमसम अमाउंट अगर आप एक साथ लेते हो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कराते हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज फुल्ली एग्जम्प्ट। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको ग्रेच्युटी मिल चुकी है तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1/3 ऑफ फुल पेंशन तक एग्जम्प्ट है, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है आपको तो 1/2 ऑफ द फुल पेंशन तक एग्जम्प्ट है। फुल पेंशन मतलब आपके पेंशन फंड का बैलेंस जो है, पूरा अमाउंट अगर आप विड्रॉ कर लो तो कितना बनता है, तो फुल पेंशन है। ग्रेच्युटी मिली है तो एक बार तो लमसम ले चुके हो आप, तो 1/3 ही एग्जम्प्ट होगा। ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो हाफ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तो फुल्ली एग्जम्प्ट है कम्यूटेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज। अगला आता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेसिकली एक पेमेंट होता है जो ग्रेशियस पेमेंट होता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ तो उसे हमने अपनी मर्जी से एक लमसम अमाउंट दिया
ग्रेशियसली अपनी मर्जी से ये पेमेंट किया। हालांकि अब इसके ऊपर एक कानून है, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जिसके अंतर्गत ग्रेच्युटी का पेमेंट लमसम किया जाता है और ये ग्रेशियस नहीं होते हुए स्टैट्यूटरी होता है, कंपलसरी होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कंपलसरीली आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा ग्रेच्युटी का। सो दैट इज अ कंपलसरी पेमेंट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज बेसिकली ग्रेच्युटी। उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है ऑब्वियसली, जो ग्रेच्युटी एक्ट की लिमिट है। अब जो लमसम ग्रेच्युटी मिली रिटायरमेंट के समय, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी मिलता है वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में हमें दो सेगमेंट्स दिए गए हैं। अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है तो रूल अलग है। रूल ये है कि लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट, एक्चुअल रिसिट और 20 लाख रुपीज और लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26। 15 वर्किंग डेज लिखा है इसलिए ऐसा फॉर्मूला है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। और यहां पर सैलरी के कंपोनेंट रहेंगे बेसिक प्लस डीए। तो लोअर ऑफ दीज 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट, जितना मिला वो टैक्सेबल, लोअर ऑफ दीज 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में जितना मिला उतना टैक्सेबल, बट लोअर ऑफ द 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसिट 20 lakhs और एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/30 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। अब देखिए यहाँ के फॉर्मूलाज में ध्यान दीजिए। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर होता है उसके लिए वर्ड यूज किया लास्ट ड्रॉन सैलरी। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर नहीं होता है उसके लिए वर्ड यूज किया एवरेज सैलरी। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर होता है वहां पे है 15/26। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर नहीं होता है वहां पे है 15/30। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर होता है उसमें ईयर्स ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करेंगे, तो 15 साल 7 महीने को हम राउंड ऑफ करके 16 साल कर लेंगे। पर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है उनके लिए कंप्लीटेड ईयर्स देखेंगे, तो 15 साल 7 महीने को भी 15 साल ही लेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर होता है उसमें सैलरी के कंपोनेंट है बेसिक प्लस डीए। ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर नहीं होता है उनके कंपोनेंट्स है बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब जो रिटायरमेंट से जस्ट पहले आपने ड्रॉ की थी वो लास्ट ड्रॉन सैलरी है। एवरेज सैलरी क्या है, तो वही जो अपन ने अभी लीव एनकैशमेंट में पढ़ी, रिटायरमेंट के पहले के 10 महीने की जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। 10 महीने की सैलरी बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, 10 महीने का टोटल डिवाइडेड बाय 10 एवरेज आ जाएगा। फिर लाइफ टाइम लिमिट, जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं उनके लिए जो लिमिट है ये 20 लाख की लिमिट, वो लाइफ टाइम लिमिट है। और जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं उनके लिए ये लिमिट पर रिटायरमेंट है। तो हर बार रिटायरमेंट होते समय 20 लाख तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। एम्प्लॉय की डेथ के बाद अगर लीगल हेयर्स को ग्रेच्युटी मिल रही है तो ऐसी परिस्थिति में इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इट इज नॉट एग्जम्प्ट। लीव एनकैशमेंट में इट वाज एग्जम्प्ट, बट हियर ग्रेच्युटी लीगल हेयर्स को मिल रही है तो इट इज टैक्सेबल, बट द हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगली चीज आती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगर फैक्ट्री बंद हो गई, एम्प्लॉयज को रिट्रेंच किया गया, निकाला गया, कोविड-19 हो गया, बिजनेस सिनेरियो चेंज हो गया, हमने बिजनेस में आधे कर दिए एम्प्लॉयज, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो रिट्रेंच अगर एम्प्लॉयज को किया गया तो अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिन पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लगता है उनके केस में एम्प्लॉयज को आपको एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कंपनसेशन कहलाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो दिया जाएगा वो टैक्सेबल है जितना भी मिला, बट लोअर ऑफ दी 3 फिगर्स इज एग्जम्प्ट। एक्चुअल रिसिट और 5 लाख रुपीज और एवरेज वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज वेजेस फॉर राउंडेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये प्रपोजिशन है and lower of the 3 figures is exempt. Actual wages, actual receipt 5 lakh rupees and average wages multiplied by 15 days wages for rounded off years of service. अब यहाँ पर एवरेज वेजेस लेनी है तो एवरेज कितने समय का लेना है। अगर वेजेस मंथली बेसिस पे मिलती है तो आपको 3 महीने का एवरेज लेना है। अगर वीकली बेसिस पे मिलती है तो 4 वीक्स का एवरेज लेना है। अगर डेली बेसिस पे मिलती है तो 12 कंप्लीटेड डेज का एवरेज लेना है।
वेजेस में बेसिकली सारे मॉनेटरी पेमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे लिखे हुए हैं, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स, ऑल अलाउंसेस, इवन कुछ फैसिलिटीज, कुछ परक्विजिट्स भी आ जाएंगे, जैसे हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कंसेशनल फूड एंड अदर आर्टिकल्स, जो भी कंपोनेंट्स दिए वो आ जाएंगे और उस हिसाब से वेजेस निकलेगी एंड कैलकुलेशन किया जाएगा। अगला और आखिरी रिटायरमेंट बेनिफिट आता है वीआरएस। वीआरएस के केस में प्रपोजिशन क्या है समझिए। एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट का एक ऑप्शन दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप हो गया, कम एम्प्लॉयज की जरूरत है अब हमको, तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्शन दिया कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, सीनियर एम्प्लॉयज हैं, चाहें तो वो अपने आप से वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये वीआरएस का जो पैसा मिलता है, लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के समय, वीआरएस का जो भी पैसा मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ केसेस में वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन तभी मिलेगा एट फर्स्ट जब 5 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो गई तो ही वीआरएस का एग्जम्पशन मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा वो एक दूसरा क्वेश्चन है। अब वीआरएस का एग्जम्पशन कब मिलेगा? मिलेगा तभी जब द एम्प्लॉय इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय or authority established under Central State Provincial Act, or a public sector undertaking, any company or a local authority, cooperative society, university, IIT, or any notified institute of management, or a central government notified organization. इन्हीं organizations में VRS का exemption मिलेगा। ठीक है, अब exemption मिलेगा तो और conditions पे ध्यान दो कि कब मिलेगा। तो as per rule 2BA अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होगी तभी वीआरएस का एग्जम्पशन मिलेगा। कंडीशन नंबर 1, द स्कीम शैल अप्लाई टू एम्प्लॉय हु हैज ईदर कंप्लीटेड 10 इयर्स ऑफ सर्विस और 40 इयर्स ऑफ एज। तो या तो उसको जॉब करते हुए 10 साल हो गए या उसकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कुछ भी एक हो जाए तो उसको एग्जम्पशन मिल सकता है। सारे एम्प्लॉयज को एग्जम्पशन मिल सकता है, डायरेक्टर्स को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर ओवरऑल रिडक्शन इन दी वर्कफोर्स होनी चाहिए। बाय गिविंग वीआरएस देयर शुड बी एन ओवरऑल रिडक्शन इन दी वर्कफोर्स। उसके बाद अगली चीज आती है, द रिटायरिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी और कंसर्न बिलोंगिंग टू द सेम मैनेजमेंट। तो इसी ग्रुप की किसी दूसरी एंटरप्राइज में, किसी दूसरी कंसर्न में उसको जॉब नहीं दिया जाना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे निकाल के दूसरी कंपनी में जॉब दे दी अपनी ग्रुप में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी एग्जम्पशन मिलेगा। अब अगर एग्जम्पशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? एक्चुअल रिसिप्ट जितना वीआरएस का पेमेंट किया गया वो फिगर 5 लाख रुपीस, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो एम्प्लॉय ने लास्ट ड्रॉ की मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। तो जितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है अगर रिटायरमेंट तक लेता तो वो कितनी होती, ये चौथा फिगर हो गया। जितने साल जॉब कर चुका है उतने साल में हर साल की 3 महीने की सैलरी ले लो, वो दूसरा फिगर हो गया। 5 लाख रुपीस हो गए और एक्चुअल रिसिप्ट विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। और यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, सैलरी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? बेसिक प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस। उसके अलावा एग्जम्पशन इज अ लाइफ टाइम एग्जम्पशन। एक बार अगर आपने इस सेक्शन में एग्जम्पशन ले लिया तो जीवन में आपको बाद में कभी भी इस सेक्शन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बचा हुआ अमाउंट अगली बार मिल जाएगा, वो भी नहीं है। यहाँ तो एक बार एग्जम्पशन ले लिया तो आपको इस सेक्शन में एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगा। और वीआरएस का अगर आप इस सेक्शन का एग्जम्पशन ले रहे हैं तो आपको 89(1) का रिलीफ नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है कि लमसम अमाउंट जब मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसमें 89(1) का रिलीफ भी मिलता है। वीआरएस के केस में अलग से कहा गया है कि अगर आप वीआरएस का एग्जम्पशन ले रहे हो अंडर दिस सेक्शन 10(10)(c) तो आपको 89(1) का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इट इज ईदर और, या तो 89(1) ले लो या ये वाला एग्जम्पशन ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो कर लो। तो ये और बात आ जाती है इस क्लॉज में। अब आखिरी प्रपोजिशन इस चैप्टर का, और वो है 89(1) का रिलीफ। 89(1) सेक्शन, उसमें रिलीफ कब मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा, दैट इज इट एंड दैट विल क्लोज विद दिस चैप्टर। 89(1) सेक्शन इज अ रिलीफ, अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स। बेसिक आइडिया ऑफ सेक्शन 89(1) इज एम्प्लॉय को किसी कारण से कोई लमसम अमाउंट मिला, जैसे वीआरएस मिला या ग्रेच्युटी मिला
या अरियर्स ऑफ सैलरी मिला, तो एक लमसम मिलने के कारण एम्प्लॉय को अचानक से बहुत सारी इनकम आ गई, एम्प्लॉय हायर रेट ऑफ टैक्स में, हायर स्लैब में टैक्स होने लग गया। इस कारण से एम्प्लॉय को ये रिलीफ दिया जा रहा है अंडर दिस सेक्शन कि आपको वो हायर स्लैब का टैक्स ना लगते हुए लोअर स्लैब का टैक्स लगे, क्योंकि अगर यही अमाउंट आपको उतने सालों में मिला होता है, जैसे अरियर्स है तो 4 साल का अरियर्स आपको एक ही साथ मिल गया, तो इस साल की इनकम तो बहुत बढ़ गई। अगर यही अरियर्स की जगह 4 साल आपको पैसा मिलते रहता तो आप लोअर स्लैब में रहते, आपकी इनकम कम रहती, अचानक से मिलने के कारण आपको हायर स्लैब में टैक्स हो गया, तो वो जो डिफरेंशियल ज्यादा टैक्स बन गया आपका, वो आपको 89(1) का रिलीफ है। दैट इज द बेसिक आइडिया। 89(1) का रिलीफ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और 89(1) का रिलीफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मिलता है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट 89(1) का रिलीफ कैसे मिलता है ये समझिए। तो रिलीफ इज अवेलेबल फॉर फॉलोइंग बेनिफिट्स: अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव एनकैशमेंट, फैमिली पेंशन। ठीक है, ये इस तरह के लमसम मिले आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो आपको 89(1) का रिलीफ मिल सकता है। 89(1) का रिलीफ मिलेगा कब, किस बेसिस पे, क्या फॉर्मूला से? तो आपका जो टैक्स बना वो तो आप निकाल लेना, इस साल का जो भी टैक्स बना उस अरियर्स या उस अमाउंट को जोड़कर जो भी टैक्स बना आप निकाल लेना। उसमें से अब आपको टैक्स निकालना पड़ेगा टोटल टैक्स ऑन रिसिट बेसिस फॉर ऑल द ईयर्स। तो जितने साल का अरियर्स है वो सब मिलाकर हर साल का टैक्स अलग अलग निकालना पड़ेगा और उन सब का टोटल निकालना पड़ेगा रिसिट बेसिस पे। तो रिसिट बेसिस पे जो उन सब साल का टैक्स बना वो एक फिगर हो गया, लेस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। तो मान लीजिए 4 साल का अरियर है और करंट ईयर में मिला तो 5 साल हो गए, तो 5 साल का टैक्स आपको रिसिट बेसिस पे निकालना पड़ेगा, 5 साल का टैक्स आपको अक्रूवल बेसिस पे निकालना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज द एक्सेसिव टैक्स जो आप शायद दे रहे थे, वो एक्सेसिव टैक्स आपका 89(1) का रिलीफ है। अगर आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ये सब मिलता है तो क्या होगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ही रहेंगे जिसका ये सब मिलेगा आपको अमाउंट, तो आपको सभी सालों का कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे 5 साल का मिला तो 5 साल का टैक्स ऑन रिसिट और 5 साल का टैक्स ऑन अक्रूवल निकालना पड़ेगा। पर रिटायरमेंट के समय जब आपको लमसम मिलता है, ग्रेचुटी, वीआरएस, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो 20-20, 30-30, 40 साल का हो सकता है। 40 साल में जॉब कर रहे थे और अब ग्रेचुटी मिली, तो इतना लमसम अमाउंट जब आपको मिला है तो कोई 40 साल का टैक्स ऑन रिसिट एंड अक्रूवल बेसिस तो निकाल नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको 15 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए तो आप क्या करोगे, टैक्स ऑन रिसिट बेसिस 3 साल का निकालोगे, टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस 3 साल का निकालोगे। तो जो आपको लमसम मिला है वो 3 साल में डिवाइड करके 1/3 3 साल में ऐड करके कैलकुलेशन कर दोगे अक्रूवल बेसिस पे। तो रिसिट बेसिस 3 साल, अक्रूवल बेसिस 3 साल, उनका डिफरेंस निकाल के 89(1) का रिलीफ कर निकालोगे। और अगर आपको 5 से 15 साल के बीच में हुए जॉब करते हुए तो ऐसी परिस्थिति में टैक्स ऑन रिसिट बेसिस 2 साल का निकालोगे, टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस 2 साल का निकालोगे, उन दोनों का डिफरेंस 89(1) का रिलीफ होगा। और अगर आपको 5 साल भी नहीं हुए जॉब करते हुए और अब आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो 89(1) का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सब कहने में बहुत आसान है, कैलकुलेशंस आपने जरूर किए ही होंगे। सैलरी के 89(1) के रिलीफ का भी हो सकता है एक आध कैलकुलेशन आपने किया हो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। सैलरी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी के क्वेश्चंस और कैलकुलेशन ही हमको रियल लाइफ में सिखाता है कि किस तरीके से एंटायर नेट सैलरी इज कंप्यूटेड। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन सैलरी। एंड मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि ये जो रिवीजन लेक्चर है ये कम से कम 2 से 3 बार आपको देखने चाहिए, ताकि आपको खुद से अपने आप में कंटेंट ये याद हो जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद हम देखें तो अपने आप से इस प्रोविज़न को खुद से बोल के रिवाइज करें। मतलब हमको खुद से आना चाहिए। जैसे अलावेंसेस, तो कौन कौन से अलावेंसेस हैं, कितना एग्जम्पशन है, ये खुद से बोलते आना चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।